What is like the top highest fees in Indian court for it? जनता सुन नहीं पाएगी। हमेशा ये होता है, अरे वो तो पैसे वाले का बच्चा था ना, वो तो छूट ही जाएगा। आँख पे पट्टी होती है ना लॉ के। जुडिशरी पे सवाल भी नहीं कर सकते, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हर बात। वो जज को पता ही नहीं कि क्या कहना है क्या नहीं कहना है, उसको नहीं लग रहा कि ये गलत है। जुडिशरी को पूरी तरह से क्लीन चिट दे रहे हैं कि ऑल इज वेल। थिएटर में तो थिएटर वाला रोक सकता है कि आप अंदर मत जाइए। हाँ। ओटीटी में आपका सब्सक्रिप्शन है या मेरा सब्सक्रिप्शन है, तो इसको गवर्नमेंट कैसे रेगुलेट करेगी? कैपिटलिस्ट जिसे कहते हैं हम, उनका बस वो जंगल सारे काट दें और नदियों पे बना दें वो। Justice delayed is justice denied. India is the highest consumer of pornographic material in the world today. Highest content on the internet is of pornographic material. How to stop it? I don't think कोई तरीका। फिर जजेस को जब हम बोलते हैं तो वो कहते हैं हम क्या करें। अब वो ऐसी पोजीशन में बैठ गया कि कोई बताना नहीं चाहता हु विल बेल द कैट। आज हमारे जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम, जुवेनाइल होम्स हैं, वो सबसे बड़े क्राइम के ब्रीडिंग ग्राउंड्स हैं। प्रॉपर गैंग्स चल रहे हैं वहाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं जिंदगी विद ऋचा। हमारे देश में ज्यादातर लोग, खासकर महानगरों में रहने वाले लोग, जो जीवन में ना एक फ्लैट खरीदने का सपना देखते हैं, उनका ये सपना बड़ी मुश्किलों से पूरा होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेज पर उनको या तो बिल्डर से या बैंक से संघर्षों से जूझना पड़ता है। और हमें से ज्यादातर लोगों को समझ नहीं आता कि जब ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाए बिल्डर के साथ या बैंक के साथ, तो कहाँ जाएं, किससे बात करें, सोल्यूशन क्या होगा। तो आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं जाने माने एडवोकेट आदित्य परोलिया जी, जो कि फाउंडिंग पार्टनर हैं पीएसपी लीगल के। और आप यकीन नहीं करेंगे कि वो अब तक लगभग 1 लाख होम बायर्स की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढ चुके हैं या ढूंढ रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। लेकिन आज जब उनके साथ मैं बैठ रही हूँ तो सिर्फ होम बायर्स की प्रॉब्लम्स की बात क्यों हो भाई? लॉ से जुड़े बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनके सॉल्यूशंस हम सबको चाहिए होते हैं, और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हम बात करना चाहते हैं, जैसे कंज्यूमर राइट्स, जुवेनाइल क्राइम्स, जुडिशरी में करप्शन, मिसयूज ऑफ लॉज, डिलेड जस्टिस और नए कानून और संशोधन जिनके बारे में जागरूकता होना बहुत जरूरी है। तो चलिए, सारे सवालों के जवाब आज हम लेते हैं आदित्य परोलिया जी से। आदित्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जिंदगी विद ऋचा में। थैंक यू। आदित्य जी, सबसे पहले अगर अपनी स्पेशलाइजेशन को आप हमको समझाना चाहेंगे कि जैसे हमने बात की होम बायर्स की आप मदद करते हैं, लेकिन और क्या क्या काम आप लीगल उससे करते हैं? देखिए ऋचा जी, हम एक लॉ फर्म हैं, तो लॉ फर्म में हर तरह के मैटर्स आते हैं, चाहे आप इंडिविजुअल हों या कॉर्पोरेट हों। इसके अलावा इंटरपर्सनल डीलिंग्स में भी आजकल आपको कानून की मदद चाहिए, जहाँ पर आजकल मैट्रिमोनियल केसेस, भाई बहन के ज़मीन जायदाद का केस, अगर आप एज हो गया है तो आपको विल बनवानी है, तो हर तरह से हर सिचुएशन में लॉ काम आता है। तो एक लॉ फर्म एक स्ट्रक्चर होता है जो हम रन करते हैं, जिसमें किसी भी तरह की किसी को प्रॉब्लम होती है लीगल तरह से, तो वो हमारे पास आते हैं। बट हम मेजरली जो मैं पर्टिकुलर डील करता हूँ वो कॉर्पोरेट और कमर्शियल डिस्प्यूट्स होते हैं, जब दो इंडिविजुअल्स के बीच में कोई कमर्शियल एंटिटी को लेके या कुछ कमर्शियल ट्रांजैक्शंस को लेके जब उनमें मतभेद होता है, तब वो हमारे पास आते हैं, या कोई उनके राइट्स इन्फ्रिंज कर देता है तब आते हैं। हमारी जो क्लाइंटेल है या जो हमारे पास लोग आते हैं, बेसिकली वो HNI और अल्ट्रा HNI जिनको कहते हैं हम आज के टर्म में, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स या अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं। क्योंकि आज आपको पता है कि फ्लैट 100 करोड़ के भी हो गए हैं गुड़गांव में, और उनमें भी डिस्प्यूट्स हैं। तो वो लोग हमारे पास आते हैं। वो सबसे बेसिक सबसे बड़ा एक व्हाट यू कॉल सेक्टर है जो हम लोग केटर करते हैं। पता है आदित्य जी, और सवाल पूछने से पहले मेरा एक कंसर्न है जो मैं चाहती हूँ आप एड्रेस करें। जी, मेरे जैसे लोग जिनको हमें लगता है हम बहुत पढ़े लिखे हैं और सब जानते हैं, लॉ को लेकर हमारे देश में, और खासकर अपने राइट्स एज अ सिटीजन, एज अ कंज्यूमर, हमको नहीं पता होता। जब तक हमारे सर पर मुसीबत नहीं पड़ेगी, हम जानना नहीं चाहते कि बायर के राइट क्या है। जब तक मेरी बिल्डर से लड़ाई नहीं होगी, मुझे पता ही नहीं होगा। आप हर दिन इस चीज का सामना करते हैं दैट पीपल आर नॉट अवेयर, इवन एजुकेटेड पीपल। जी, चाहे कितना भी पढ़ा लिखा आदमी हो, चाहे कोई बिजनेस रन कर रहा हो, चाहे वो अपनी पब्लिक डीलिंग में कितना भी अच्छा हो, उसको लॉज के बारे में बेसिक जानकारी नहीं है ना। चाहे आपके फंडामेंटल राइट्स हों जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन देता है, जैसे राइट टू इक्वालिटी, राइट टू वर्क, राइट टू प्रोफेशन, राइट टू लाइफ, और राइट टू लाइफ में तो बहुत सारे राइट्स एनश्राइंड हैं। तो ये लॉज भी नहीं पता है उन्हें, और इसलिए ही मिसयूज़ करती है जिनको पता है उसका। और आप जान के आश्चर्य होगा कि लॉ स्कूल में पहले कुछ दिनों में एक फ्रेज पढ़ाया जाता है, उसका मतलब ये होता है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ कैन नॉट बी प्लीडेड इन कोर्ट।
आप कोर्ट में ये नहीं कह सकते कि पता नहीं था। मुझे पता नहीं था कि ये कानून है। और दूसरा जो कंज्यूमर राइट जैसा आप कह रहे हैं ना, उसमें पढ़ाया जाता है, जो कंज्यूमर कोर्ट्स में थोड़ा रिलैक्स्ड दिखते हैं, क्योंकि इंडिया में पता नहीं है, उसका नाम है केविट एम्प्टर, यानी कि द बायर्स हैव टू बी बिवेयर, यानी कंज्यूमर्स हैव टू बी बिवेयर कि वो किस टाइप के ट्रांजैक्शन एंटर कर रहे हैं। अगर आप चिट फंड एंटर कर रहे हैं या किसी कोई आपको स्कैम कर रहा है, आजकल हो रहा है ना कि वो डिजिटल अरेस्ट कर ले रहे हैं, आपको अवेयर होना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली स्कूल्स में तो पढ़ाया, बहुत बेसिक पढ़ाया जाता है, सिविक्स में पढ़ाया जाता है। अब आपने फर्दर स्टडीज़ कैसे करी, इंजीनियरिंग में तो आपको पढ़ाएंगे नहीं। मेडिकल में आपको शायद एक बहुत छोटा टॉपिक दिया जाता है अबाउट मेडिकल नेग्लिजेंस। उसके बाद आप जैसे कोई कॉमर्स MBA कर रहे हैं तो आपको बहुत ऊपरी तरह से पढ़ाया जाता है और आप उसको रट लेते हैं। बट ये क्या है, ये बहुत स्पेसिफिक लॉज हैं, बेसिक लॉज की जानकारी एक्चुअल में किसी को है नहीं, है ना। तभी आजकल आप देखेंगे जो छोटे बच्चे हैं जो कॉलेज जाने, जो हमारे यहाँ NDPS का बहुत हो गया, उन्हें ये नहीं पता है कि क्वांटिटी अगर उन पर पकड़ी गई तो नॉन बेलेबल ऑफेंस है, लाइफ ख़राब हो जाएगी। देन उसके जो आजकल आपके डिजिटल स्कैम्स जैसे मैंने बात करी कि आपके ट्रांजैक्शंस हो गए, उसमें क्या करना चाहिए उसकी जानकारी हमें है नहीं। तो बहुत जगह है जहाँ ये जानकारी का अभाव है। NDPS हम बता दें हमारे व्यूअर्स को, नशे की अगर कोई चीज़ कोई सेवन कर रहा है या किसी के पास अगर पकड़ी जाती है तो उसके खिलाफ क्या किया जा सकता है? इजी वे में उसको कहते हैं ड्रग्स, जिसको हम बात करते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। और आपको लगता है कि चूंकि अवेयरनेस नहीं है इसीलिए बहुत सारे क्राइम्स, जैसे स्पेशली अगर हम जुवेनाइल क्राइम्स की बात करें, तो माता पिता को पता ही नहीं है कि अगर बच्चा ये जो गाड़ी चला, और दिल्ली में ज्यादा हम देखते हैं ये चलन है कि भाई पैसा है, शो ऑफ करना है, बच्चे को गाड़ी की चाबी देती, वो बच्चा जुवेनाइल है, अभी 18 का नहीं हुआ है, अवेयरनेस नहीं है, इसीलिए बहुत सारे क्राइम्स बढ़ रहे हैं। देखिए, अवेयरनेस नहीं है उससे तो क्राइम बढ़ ही रहा है, बट इसके अलावा भी कई सारे फैक्टर्स हैं जो आप कहते हैं वो सोसाइटी वाले फैक्टर्स हैं। तो उसकी जानकारी जो पेरेंट्स को नहीं है वो तो एक प्रॉब्लम है, बट हमने देखा है कि वो जो शो ऑफ जैसे आपने बोला ना, या वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उस पर लॉ नहीं डील कर सकता। बट आप जो बोल रहे हैं वो बात भी सही है कि कई बार पेरेंट्स जो हमारे पास आते हैं उनको लगता है कि ये हमें पता नहीं है, या हमें पता नहीं था कि हमारा बच्चा ऐसे गाड़ी चलाएगा तो हम पे आएगा। वो बात आपकी बिल्कुल सही है, बट सिर्फ ये इस सेगमेंट में नहीं है, जुवेनाइल वाले में, ये हर तरह में है। आप चाहे कमर्शियल डीलिंग्स और कमर्शियल ट्रांजैक्शंस में ही बात करें, चाहे वो जैसे आप अपने बच्चे को अपना क्रेडिट कार्ड दे देते हैं तो वो कुछ चीज़ जाके परचेज करे ऑनलाइन। आजकल आप देखेंगे ऑनलाइन इतने सब कुछ अवेलेबल है, तो उस पर भी आपकी जिम्मेदारी बनती है ना। कॉन्ट्रैक्ट लॉ ये कहता है कि क्योंकि वो कार्ड आपका है, OTP आपके पास आया, ट्रांजैक्शन आपने करी, आप कैसे प्रूव करेंगे कि आपको नहीं पता था ये बच्चे को क्या ले रहा है क्या नहीं ले रहा है। वो जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट लॉ अगर हम सिर्फ बात करें तो उसमें कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो बच्चे के साथ, माइनर के साथ किया जाता है वो लीगल नहीं है। अच्छा, है ना, इसलिए बड़ों को कॉन्ट्रैक्ट करने की पावर्स है, इसलिए वोटिंग राइट्स भी एक पर्टिकुलर एज के बाद हैं। इन सब, तो ये जो जानकारी का अभाव है, इससे बहुत सारे क्राइम्स हमारे यहाँ होते हैं। तो आज हम व्यूअर्स से कहेंगे कि भाई मुझे भी जानकारी का अभाव मुझे भी है, हम सबको, मुझे लगता है आज आदित्य जी को सुनना चाहिए ध्यान से, और इस इंटरव्यू के आखिर में हम सबको लगे कि हम थोड़े से और लीगली अवेयर हो गए। तो अब आपके मेन स्पेशलाइजेशन पर वापस आती हूँ आदित्य जी, होम बायर्स की प्रॉब्लम, और ये तो मतलब हर दूसरा व्यक्ति, हम लोग खासकर जो दिल्ली NCR में रहने वाले लोग हैं, नोएडा, गुड़गांव, आप सुनते होंगे, क्या बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं? क्या आपको लगता है कि अरे इतनी बेसिक चीज अगर इस व्यक्ति को पहले पता होती है, इस पूरे सारे एक सोसाइटी के सारे खरीदारों को, बायर्स को, तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम में ही ना फंसते? देखिए, जो पावरफुल है, जो कंपनी है, एक कंपनी में मैनेजमेंट होता है, MBA वाले हैं, मार्केटिंग वाले हैं, उनकी अपनी लीगल टीम भी होती है, तो वो जो भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं वो लीगली साउंड होता है, बट वो उनके लिए लीगली साउंड होता है। अब आपकी प्रॉब्लम ये है कि आपको वो कानून पता नहीं है, आप तो गए, आपने डॉटेड लाइन पे साइन कर दिया, उन्होंने कहा ये होता है, यही होगा। फिर वो क्या करते हैं, क्योंकि आपको जानकारी है नहीं, तो आपको लीगल टर्म्स समझा के डराते हैं कि हम आपका पैसा फॉरफिट कर लेंगे, आपको हम आपके चेक बाउंस करा देंगे, या आपको कुछ ना कुछ कर दे, किसी तरह से आपको कहते हैं। आप उनके ऑफिस गए, हमने ये बहुत देखा है, आप ऑफिस गए, आपने बोला कि आपके राइट्स, तो कह रहे हैं आप हमें डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, आपकी पुलिस कंप्लेन कर देंगे। तो ये बहुत होता है। अब इसका सब मेन कारण, सब स्टेम आउट जहाँ से होता है वो ये है कि आपको अपने राइट्स ही नहीं पता है। दूसरी बात,
अब जाके रेरा आया है 2016 में, उससे पहले तो ये बहुत अनऑर्गेनाइज सेक्टर था। 2016 से पहले 2016 से पहले कोई लॉ ही नहीं था, ब्रॉड लॉज थे। आप ब्रॉड लॉज को लाके इसमें अप्लाई कर दीजिए तो अप्लाई हो जाएंगे, जो हर एक चीज में होते हैं, बट इंडस्ट्री स्पेसिफिक लॉज नहीं थे। ठीक। और उन स्टेट्स के थे, कुछ स्टेट्स के थे, बट वो इम्प्लीमेंट होते नहीं थे। देखिए लॉ है ना, इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि आज आप किसी जज पे जाएं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हों, चाहे हाई कोर्ट में, चाहे अच्छे अच्छे लॉयर पे जाएं, हमें भी सारे लॉज नहीं पता हैं, पता ही नहीं हो सकते, इम्पॉसिबल है। जैसे मैं कभी किसी को बता रहा था कि जैसे सेरेलैक है जो बच्चे कंज्यूम करते हैं, इन्फेंट बेबी, उन पे भी एक्ट्स हैं कि वो क्या ऐड कर सकते हैं, क्या एडवर्टाइज नहीं कर सकते हैं। जैसे पान मसाला है कि वो एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते हैं, तो वो सरोगेट एड्स करते हैं। हर छोटी सी छोटी इलायची बेचते हैं वो, है ना, जो सोडा बेचते हैं लिकर इंडस्ट्री वाले, तो हर चीज पे लॉज हैं। ऐसे रियल एस्टेट पे जो लॉ पहली बार आया सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ड्रिवन, वो रेरा आया, ठीक है ना। उससे लिए स्टेट लॉज थे, जैसे महाराष्ट्र में मोफा था, यूपी में यूपी अपार्टमेंट्स एक्ट था जो 1976 में आया था, 2010 में आया, हरियाणा में था, बट लोगों को जानकारी नहीं थी और उसका इम्प्लीमेंटेशन होता ही नहीं था। सिर्फ जो कॉर्पोरेट्स बड़े बिल्डर्स थे उनको पता थे। इसके अलावा क्या होता है, बायलॉज होते हैं। वो बायलॉज जैसे डिस्ट्रिक्ट एंड टाउन कंट्री प्लानिंग है, या नोएडा अथॉरिटी है, या कोई अथॉरिटीज है, म्युनिसिपल बॉडीज है, तो उनके लॉज होते थे। वो तो जब इतने बेसिक लॉ नहीं पता तो ये लॉ कैसे पता होंगे। तो उन लॉज पे फाउल प्ले किया जाता था। जैसे आपने अभी सुना होगा कि ट्विन टावर्स नोएडा में, हमने तो गिरते देखे। हाँ, उसमें हम लोग इन्वॉल्व थे तो हमने भी गिरते हुए देखे। तो वो वही पॉइंट था कि लोगों को बायलॉज और यूपी अपार्टमेंट्स एक्ट वाले लॉज ही नहीं पता थे, तभी उनको वो लोग मिसयूज कर रहे थे, है ना। तो इतना वास्ट सब्जेक्ट है। और सबसे प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे यहाँ बेसिक प्रॉब्लम है, जो दो फील्ड्स में मैं हमेशा आइडेंटिफाई करता हूँ, लॉ में और मेडिकल में, कि लोग सेल्फ लिटिगेट और सेल्फ मेडिकेट करना चाहते हैं। बुखार हो गया दवाई ले लो, बिल्कुल जब सिचुएशन खराब हो जाती है तब वो लॉयर्स पे आते हैं, तब तक कई बार बहुत देर भी हो जाती है। और दूसरा एक एप्रीहेंशन भी है कि लॉयर पे जाने में और या डॉक्टर पे जाने में, लॉयर की फीस कहाँ से दें? लॉयर की फीस एक्चुअली एक्सपेंसिव है। लिटिगेशन एक कॉमन आदमी के लिए एक्सपेंसिव है। कॉर्पोरेट्स का तो अपनी पूरी बैटरी है, पूरी टीम है ना, उनके पास एक पूरा क्या बोलते हैं बजट एलोकेशन होता है कुछ, है ना। तो वहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। और इन्हीं चीज़ों का जब फायदा उठाया गया तब जाके जो इंडस्ट्री में हमारी मैल प्रैक्टिसेस आई वो कब होनी, क्योंकि लोगों को आइडेंटिफाई हुआ कि जब इतने लोगों को नहीं पता तो एक अजम्पशन है किसी को नहीं पता होगा। तो रेरा से क्या क्या बेसिक, अगर आप हमें एक्सप्लेन कर सकें कि रेरा से क्या फायदा हुआ है, क्या क्या चीजें क्लियर हुई हैं कि हाँ ये तो साफ है। रेरा आने से पहले ना जो दो पार्टीज हैं, बायर यानी अलॉटीज और जो बिल्डर है यानी डेवलपर्स, उसके लॉ स्टैच्यूटरी क्रिस्टलाइज नहीं थे, यानी कि फ्लोटिंग थे। यानी कि कोर्ट ने जो बना दिए उस तरह से वो फ्लोट हो रहे थे कि कोर्ट ने कहा ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे। तो जब कोई चीज फ्लोटिंग होती है तो वो बहुत चेंज होती रहती है ना। तो आपने कुछ चीज पढ़ी, कुछ डिफाइंड नहीं था प्रॉपर, तो रेरा ने सेंट्रल लेवल पे हर चीज को डिफाइन किया कि बायर्स के राइट ये हैं और बिल्डर्स के राइट्स ये हैं, बिल्डर्स की ड्यूटीज ये हैं, बायर्स की ड्यूटीज ये हैं। आप लेआउट चेंज करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि कई जगह था कि आपको बनाने थे 14 फ्लोर, बिल्डर बनाता है 18 फ्लोर। कॉमन लैंड पूल तो आपका ही है, आपके लैंड शेयर में से जा रहा है। उन्होंने बोला फायर सेफ्टी प्रोविजंस, अगर आप इतने सारे प्रोविजंस थे जो हर स्टेट वाइज डिफर करते थे, उनको कहीं सेंट्रली डिफाइन करने में रेरा का सबसे बड़ा योगदान था। तो रेरा जब हम बात करते हैं ना, तो आज भी कॉमन आदमी सिर्फ एक रेरा की कोर्ट को देखता है, बट वो उसका एक पार्ट है एक्ट का। एक्ट का मेन पार्ट है सब्सटेंटिव लॉ, यानी कि दो पार्टीज के बीच में जो लॉ है वो एस्टैब्लिश हो चुका है, वो एस्टैब्लिश किया। और क्योंकि हम एक ऐसी एज में आ गए थे जहाँ पर मीडिया इंटरनेट आ गया था, तो उससे वो इंफॉर्मेशन भी काफ़ी दूर तक गई और लोगों को पता लगा। उसके अलावा सिचुएशन इतनी ख़राब हो चुकी थी कि इतने लोग एग्रीव्ड थे, इतने लोग उस सिचुएशन में अटके हुए थे कि उनको भी उनके थ्रू इंफॉर्मेशन और जगह गई। तो इंडस्ट्री को पता लग गया कि ये सिचुएशन आ रही है, क्योंकि इकोनॉमिकल कंडीशंस ऑफ द कंट्री चेंज हुई। अगर आप थोड़े साल पहले जाएंगे, लेट अस गो बैक टू 2000, नो लेट्स गो बैक टू 2003,
ओके। है ना। तो सिर्फ बॉम्बे एक ऐसा शहर था जहाँ पर हाई राइज बिल्डिंग्स थी, है ना। अब नोएडा में शुरू हो रही थी। नोएडा में शुरू, हर जगह शुरू हो रहा था, गुड़गांव शुरू हो रहा था। अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करें, जब आप फ्लैट लेते हैं तो उसके बाद लग्जरी भी आती कि आप, क्योंकि जानकारी आई ना लोगों पे कि स्विमिंग पूल भी चाहिए, टेनिस कोर्ट भी चाहिए, क्लब भी चाहिए, उनको हर चीज़ चाहिए थी, है ना। तो वो किसने डिलीवर किया, क्योंकि सप्लाई डिमांड का होता है। वो जो डिमांड थी उनको बिल्डर्स ने किया, और लैंड आपके पास लिमिटेड ही है। तो इंडिविजुअल हाउसेस से हम इन हाई राइज कॉन्डोमिनियम्स पे आए, है ना। वहाँ जब सब चीज़ें प्रॉमिस थी, तो वहाँ से ये इंडस्ट्री अलग लेवल पे ग्रो हो रही थी। तो लॉज पहले होने का नीड भी नहीं गवर्नमेंट को पता था। अब वहाँ से जब मिसयूज होना शुरू हुआ, उसको आते थे, लॉ ना एक ट्रांजिशन फेज से जाता है, आपको पता लग जाता है। 2003 में आया तो पहले तो सबको हंकी डोरी की घर बनेंगे और नहीं बने, तो 2010, 11, 12 में जाके रियलाइज हुआ कि कुछ गड़बड़ है इंडस्ट्री में। के पास कोई राइट्स नहीं, कोई राइट्स नहीं, कोई क्लैरिटी नहीं है। और आपके पास जो कोर्ट हैं वो या तो ऑर्थोडॉक्स कोर्ट्स हैं जिसमें बहुत समय लगता है, या आप कंज्यूमर कोर्ट्स जाइए। कंज्यूमर कोर्ट्स ने पहली बार ऐसी सिचुएशंस को डील करना शुरू किया। किसको रेफर करेंगे ना, कुछ हाँ, है ही नहीं, रेफर कुछ था नहीं। हाँ। तो वो अब जैसे एक टर्म है डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस, अब कितना ब्रॉड टर्म है। अब डेफिशिएंसी क्या है, आपके लिए डेफिशिएंसी एक्स है, मेरे लिए XYZ है, तो उसको डिफाइन करना शुरू करा, है ना। आपने कहा कि भाई मेरे को आपने प्रॉमिस किया था कि स्विमिंग पूल होगा, तो मैंने कहा कि हाँ स्विमिंग पूल होगा, ये तो रहा स्विमिंग पूल, तो ये छोटा है, तो वो आपकी इंटरप्रिटेशन है। तो वो इंटरप्रिटेशंस पे गेम आया। अब फिर बात गई और डीप डेल्व किया उन्होंने कि आपको प्रॉमिस क्या किया था जब आपको बेच रहे थे, किस तरह से आपसे पैसे लिए, क्योंकि हर सिचुएशन में देखा गया कि 95% पैसा ले लिया जाता टॉप स्लैब डालने पे। टॉप स्लैब अगर जो डालता है बिल्डर, तो वो सब स्लैब्स होते हैं, इट कॉन्स्टिट्यूट्स की 40% ही काम हुआ है। तो बिल्डर 40% काम करता था और 95% पैसा चला जाता, और लोगों को जो ड्रीम बेची गई थी ना वो पूरी ही नहीं हो रही थी। और आप समझिए एक आम आदमी का ना इंडिया में पूरा लाइफ सेविंग, आज भी कई रिटायर्ड लोग आके हमारे पास रोते हैं। मेरे को भी बहुत दुख होता है कि हमने अपने बच्चों के लिए लिया था या किसी के लिए लिया था और वो नहीं मिल रहा है, और नहीं, कभी के नहीं मिल रहा, कभी के तो बिल्डर दिवालिया घोषित करके भाग गया। वो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वो नया एक्ट आया इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी, लॉ बनाए जाते हैं इंसान को प्रोटेक्ट करने के लिए, बट क्योंकि इतना देर हो जाती है और इतना जो आप कह रहे जानकारी नहीं है लोगों को, तो और जिनको जानकारी होती है उसको वो मिसयूज करने लगते हैं, वो ग्रे एरिया में प्ले करने लगते हैं। अब वो ग्रे एरिया में इंसॉल्वेंसी में प्ले हो रहा है, और वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसको गवर्नमेंट को टैकल करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा। उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, कोर्ट अपनी सुपरवाइजरी एक्स्ट्रा जुरिस्डिक्शन यूज करती हैं। जैसे आप जेपी में एनबीसीसी सुरक्षा को लेके आए, या आम्रपाली में एनबीसीसी को लेके आए, या अभी सुपरटेक में एनबीसीसी आया। गवर्नमेंट बॉडीज को आपने बोला कि आप प्रोजेक्ट कंप्लीट कीजिए, इतने सारे होम बायर्स हैं, है ना। तो वहाँ पर बट ये कहीं लिखा नहीं हुआ है कोड में कि एनबीसीसी या गवर्नमेंट आएगी कंप्लीट करेगी। अच्छा, ये लिखा नहीं हुआ है। लिखा तो ये हुआ है कि एक थर्ड पार्टी आएगी और वो प्रोजेक्ट बाय आउट करेगी, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करेगी, वो अपना रेजोल्यूशन प्लान लाएगी। बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, सो इट्स नॉट इजी। अगर आप क्योंकि मैंने बहुत मल्टीपल इंटरनेशनल जुरिस्डिक्शन में काम किया है, अगर आप दुबई या सिंगापुर देखें, वहाँ ईच एंड एवरी लॉ इज़ वेरी वेल डिफाइंड। आप एक ईंट की चोरी नहीं कर सकते हैं वहाँ। तो यहाँ हमारे यहाँ पूरा क्योस चल रहा है। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नोएडा अथॉरिटी और बिल्डर का हैंड इन ग्लव था, कि पूरी इतने दो बड़े बड़े टावर बन गए, जहाँ पर G+4 बिल्डिंग बननी थी वहाँ G+42 फ्लोर्स तक पहुँच गए। उस केस पे भी ना आदित्य जी एक तर्क ये भी था कई लोगों का कि अब जब बन गया, जिसको पैसा खाना था उसमें खा लिया, सब उनको तो किसी ने पकड़ा नहीं, जो भी करप्ट लोग रहे होंगे नोएडा अथॉरिटी में जहाँ पर भी। अब उसके जो चीज बन चुकी है उसको तोड़ना क्यों? अब तो किसी का घर बन गया, तो उसमें क्या एज ए लीगल एक्सपर्ट आपका क्या से है उसमें? अगर हम बहुत दूर से देखेंगे ना तो हमें सही लगेगी आपकी बात, और आपकी बात सही भी है। मेरा भी एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है। घर था ना वो, तो नहीं, किसी का घर नहीं था, मतलब बायर्स को पैसा वापस कोर्ट ने दिलवाया, वो कोर्ट ने जिम्मेदारी ली। आई थिंक मैक्सिमम लोगों को मिल भी चुका है वो पैसा, इंटरेस्ट के साथ दिलवाया। बट दूसरा तर्क ये था, अगर हम एक जगह लॉ को फाउलेट होने देंगे, अगर लॉ यहाँ पर इवेट कर देगी अथॉरिटी, हम कहेंगे ठीक है अब हो गया तो हो जाने दीजिए, तो ना हर कोई यही करेगा कि जब तक कोर्ट की जानकारी में आएगा ये बिल्डिंग्स खड़ी हो जाएंगी, और हर बार हम यही कहेंगे कि हाँ लेट इट गो।
तो वो सिचुएशन बहुत खराब हो जाएगी। आप क्योंकि देखिए आपको इस बताने कितनी जानकारी होगी इस सब्जेक्ट मैटर पर, हम क्योंकि डील करते हैं हमें और ज़्यादा है। कोस्टल फ्लड प्लेन्स, आप फ्लड प्लेन समझते हैं, यमुना के आसपास अगर रिवर के आसपास लोगों ने फ्लड प्लेन्स में कंस्ट्रक्शन करनी शुरू कर रखी थी और उसको बेचने लगे। केरला में उन्होंने बिल्डिंग नीचे उन्होंने डिमोलिश करवाई, अभी अरावली में करवाई सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि वो ये कह रहे थे इकोसिस्टम ही खराब करने पे लगे थे। अगर हर जगह ये शुरू हो जाए तो बिल्डर्स का या ये क्या बोलते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट का, कैपिटलिस्ट जिसे कहते हैं हम, उनका बस वो जंगल सारे काट दें और नदियों पे बना दें वो। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट का एक व्यू था कि क्योंकि लॉ इतना इन्होंने वेट किया है, इतना करप्शन, इतना मैल प्रैक्टिस किया, अगर हम इन्हें खड़ा रहने देंगे ना, एग्जाम्पल की तरह एग्जाम्पल हो जाएगा कि कल जब तक हमारे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहुंचने में सालों लग जाते हैं। 2010 से शुरू हुई बैटल बिटवीन बायर और बिल्डर, इलाहाबाद हाई कोर्ट होने के बाद 2018 या 19-16 में सुप्रीम कोर्ट पहुंची, जो 2021-22 में जाके कंक्लूड हुई। तो जब तक ये कंक्लूजन होगा तो बिल्डिंग खड़ी होगी, लोग रहने लगेंगे। ये केस आप लड़ रहे थे? हाँ, इसमें बहुत सारे बायर्स थे। अच्छा। तो हर एक बायर्स के सेगमेंट्स के केसेस थे, उनमें से एक सेगमेंट का केस हम भी डील कर रहे थे। देन वी वर आल्सो एक्टिंग एक्सटर्नल काउंसल्स, ये डील करते हुए कि क्या होना चाहिए, क्योंकि क्या था, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने बोला था इनके बायर्स के पैसे लौटाए जाएं। जो आपका क्वेश्चन है बायर्स का क्वेश्चन भी था, क्योंकि प्राइस तो 2010 से 2022 में एस्केलेट कर गए थे। आफ्टर कोविड तो रियल एस्टेट इज बैक टू दी, वो बोलते हैं जो यूफोरिया था 2010-12 का ना, दोबारा आ गया है। तो उनका भी ये था, लेकिन कोर्ट ने इसलिए 12% पे पैसा लौटवाया। बट तो इसमें भी हमें एडवाइस करना था कि आप पैसा लें ना लें। बट कोर्ट ने दूसरी एक और चीज ढूंढी थी कि जो फायर सेफ्टी नॉर्म्स थे ना, वो बिल्डिंग्स इतनी पास थी कि अगर आप कभी फायर हैजार्ड हो जाए, कभी कुछ हो जाए, तो आप उसमें बच ही नहीं सकते थे। तो बिल्डिंग लाने के बहुत सारे मापदंड थे जिनको देखा गया, उसके बाद डिसाइड किया गया कि बिल्डिंग्स को डिमोलिश करना ही बेस्ट सिचुएशन है। आपको याद होगा उपहार वाला केस, तो जब आप बिल्डिंग लॉज वायोलेट करते हैं तो वी लूज लाइफ। जो अभी चिंतल, जो इफ यू कैन टेक नेम, जो गुड़गांव में हुआ कि फ्लोर प्लेट ही डिमोलिश हो गई। सो इफ जहाँ भी बिल्डिंग, क्योंकि ये हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, इनमें कुछ भी होगा तो लॉस ऑफ लाइफ विल बी एट हाई लेवल। बट देखिए, आपने उपहार का नाम लिया और उस केस को मैंने नीलम कृष्णमूर्ति जी का बहुत साल पहले इंटरव्यू किया है। कितनी लंबी लड़ाई ना। तो यहाँ पर अब मैं हालांकि सोचा था बाद में पूछूंगी, लेकिन लॉ पर भरोसा, जो हम हमेशा बार बार कहते हैं, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, कितनी लंबी लड़ाई, ये एक कितना नेगेटिव एस्पेक्ट है आपको लगता है? मैं आपसे एग्री करता हूँ बिल्कुल। कई बार तो मुझे लगता है कितनी लंबी लड़ाई है। मुझे लगता है ये लड़ कैसे रहे हैं, क्योंकि एज अ लॉयर आप दिख जाता है। आप एज अ लॉयर देखिए, लॉ बहुत इंडिविजुअल आदमी के लिए लॉ तो बहुत एक्सपेंसिव है ना। और अब कितना लड़ेंगे, कितने साल लड़े। कई बार हम कोर्ट जाते हैं, मैटर्स लगा हुआ है, नहीं आता है, वो डेट पड़ जाती है, वो डेट 3 से 4 महीने की, 6 महीने की पड़ती है। बायर्स हमें बोलते सर आपका क्या काम है, आप इतने अच्छे लॉयर हैं, आप बोलते छोटी डेट। फिर जजेस को जब हम बोलते हैं तो वो कहते हैं हम क्या करें। अब प्रॉब्लम ये है कि जजेस तो उतने ही हैं, जज कौन है, इंसान ही है। एक दिन में आप कितने केस सुन लेंगे, लिमिटेड केस सुन सकते हैं। वहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अवेलेबल नहीं है मैम, वहाँ प्रॉब्लम आज भी। और जो टसल है गवर्नमेंट और जुडिशरी की, वो एक दूसरी प्रॉब्लम है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में हाफ स्ट्रेंथ पे काम कर रही है कोर्ट, 81 जजेस हैं, 160 की कैपेसिटी है। तो अब इधर डिले होता है। आपसे कुछ हो रहा है? अब वो गवर्नमेंट और जुडिशरी की टसल है। वो कहते हैं अब बहुत सालों से गवर्नमेंट और कोर्ट हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि वहां जाना ही नहीं पड़े, सिचुएशन सॉल्व हो जाए। बट नंबर्स इतने हैं ना कि उसको डील करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जा रहा है। कोर्ट्स के जो लिस्ट होती है, कॉज लिस्ट कहते हैं, वो खत्म ही नहीं हो पाती है। बहुत मुश्किल होता है उसे खत्म करना। 60 केस हैं आपके पास, ठीक है, आपका केस नंबर 1 है, ठीक है, 10 साढ़े 10 बजे कोर्ट शुरू हुई, 4:30 बजे खत्म हो जाएगी। उसके बाद भी जज को अगले दिन के केस पढ़ना है, राइट। लॉयर को वापस जाना है, मीटिंग करनी है, अपने अगले दिन की प्रिपरेशन करनी है। तो 24 घंटे तो हम कोर्ट नहीं चला सकते, ठीक है, वो एक रिस्ट्रिक्शन है। तो आप इन 5 घंटे में कितने केस सुन सकते हैं। आपने कहा मैं आर्ग्यू करूंगा, मुझे आधे घंटा लगेगा। आपने जो बोला मैं आपका अपोजिट काउंसिल हूँ, मुझे आधा घंटा लगेगा। फिर मैंने जो बोला उसको आप काउंटर करेंगे तो उसमें आपको लगेगा। तो एक केस को पूरा सुनने के लिए प्रॉपरली, देखिए, कम से कम
नॉर्मल बेसिकली 1 से 1.5 घंटा लगेगा। मैं छोटे छोटे एडमिशन केसेस और अलग अलग स्टेजेस होती हैं, अगर पूरा केस सुनना है तो 1 से 1.5 घंटा लगेगा ही लगेगा। तो कैसे ख़त्म करूँ उस टाइम बाउंड मैनर में, वो प्रॉब्लम है, वहाँ पर ये डिले आती है। उसके बाद हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ह्यूमन फैक्टर्स आ जाते हैं, वो ह्यूमन फैक्टर्स हमें बहुत प्रॉब्लम देते हैं। अब ये तो मैं आपको उन जगह की बता रहा हूँ जहाँ आपको मेरे को जानकारी है दिल्ली अर्बन एरियाज़ की। जब हम अर्बन सिटीज़ से दूर जाके स्मॉल बी टाउन, सी टाउन, रूरल में जाते हैं तो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो जजेस की तो कम नंबर्स में तो कम हैं ही, बट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। किसी दिन आपके पास टाइपिस्ट नहीं है, आपको जजमेंट्स भी टाइप करने हैं, कुछ करने हैं, स्टेनो नहीं आया, आपका कोर्ट क्लर्क नहीं आया, ये प्रॉब्लम्स हैं, पंखा नहीं है, लाइट नहीं है। तो और आजकल क्या है, हम बहुत तेज़ी से ट्रांजिशन हुआ है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में हमारा, जैसे हमारे ऑफिस में हमारी ऑफिस में सब कुछ डिजिटल है। हम आर्ग्यू भी फाइल से नहीं करते, अब आईपैड से करते हैं। जैसे संशू ने वो एक इनकॉर्पोरेट किया, वीसी लिंक्स आए, है ना, कि वीडियो कॉन्फ्रेंस, तो वो जजेस भी उसमें अभी ट्रेन नहीं हुए हैं इन सिटीज़ में। तो वो जो प्रॉब्लम्स है ना इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो भी इन डिलेज को एक्चुअली एस्केलेट करती हैं। क्योंकि आप समझिए कि मुझे मर्डर ट्रायल करना है ना, उसमें एविडेंस भी आएगा, उसमें क्रॉस एग्जामिनेशन चीफ होगा। तो जो मैं 1-2 घंटे बोल रहा हूँ तो आपको कमर्शियल मैटर से कंक्लूजन की एक मैटर की आर्ग्यूमेंट बोल रहा हूँ, बट जो प्रोसेस है वो बहुत लंबी है, और वो अगर नहीं होगी तो रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस हम कहते हैं वो वायलेट हो जाएगा। हमारा काम यही है उस इनोसेंट आदमी को बचाएं, तो उसके लिए हर चीज़ में टाइम लगता है। अगर आप गवर्नमेंट या कोई चाहता है कि डिले ना हो तो उसका एक ही तर्ज है कि आपको जजेस और इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर करना पड़ेगा, उसके बिना ये नहीं हो सकता। इट इज़ इम्पॉसिबल टू सॉल्व इट। ठीक है, अब मैं वो सुपरटेक वाले केस पर हम लोग वापस आऊंगी। ये बात बहुत उठी थी उस समय, आपको याद होगा कि लोग सवाल पूछ रहे थे कि भाई इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो गई, नोएडा अथॉरिटी कहाँ थी, किन अधिकारियों के सामने नाक के नीचे इतनी बड़ी चीज हो गई, उन पर उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होगी, या उनका अपना जो फायदा हो गया, वो करप्शन था वो हो गया, उन पर तो कोई सवाल नहीं उठे। इसको थोड़े अलग तरह से भी देखते हैं। उसमें पहले मैं आपको आंसर करूँ, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप उसमें इन्वेस्टिगेशन करिए, देखिए कौन करप्ट था। तो अब तो वो अथॉरिटीज़ का काम है, कि सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है कि वो उस पर इन्वेस्टिगेशन बिठाएं, विजिलेंस करें, वो जो भी करें। बट आप उसको एक अलग तरीके से देख रहे हैं, बहुत पॉजिटिव तरीके से अगर देखना चाहें तो पहली बार थे कि कुछ सेट ऑफ बायर्स ने, क्योंकि अकेली बिल्डिंग नहीं होगी जो वो गलत बनी होगी, ऐसी कई सारी बिल्डिंग्स होंगी, बट पहली बार किसी ने अपने राइट को इन्वोक किया। तो जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लोग अपना राइट ही इन्वोक नहीं करते तो ये सिचुएशंस बाहर ही नहीं आती हैं। अब जज का काम ये नहीं कि वो सड़क में जाके जगह जगह देखे कि वो कहाँ गलत हो रहा है, ये तो आप जो पार्टी है जो एग्रीव्ड है उसको कोर्ट जाना पड़ेगा। उसमें उनको लगता है कि भाई कोर्ट क्यों जाए, कई बार वो पुलिस पे जाते हैं। देखिए पहला जो मैकेनिज्म है किसी के डिस्प्यूट, वो पुलिस है। मेरा ये मानना है कि वो अगर बहुत स्ट्रांग होगा ना तो आपके कोर्ट के डिलेज होंगे ही नहीं। अगर पुलिस अथॉरिटीज़ और पुलिस महकमा अगर अपना काम बहुत शिद्दत से करेगा ना तो वो प्रॉब्लम होगी नहीं। आप पुलिस के पास कोई क्राइम लेके चले जाइए आज, अगर वो चाहेंगे ना वो उसको एक दिन में सॉल्व कर देंगे। जहाँ पर वो सॉल्यूशन नहीं मिला, आप जुडिशरी पे लोग करप्शन पे बोलते हैं या डिले पे बोलते हैं, अगर आप पुलिस के करप्शन को रोक देंगे तो आपको जुडिशियल करप्शन क्वेश्चन ही नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ वहीं रुक जाएगा। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की रिपोर्ट, आईओ की जो रिपोर्ट हम जिसे कहते हैं, या आप देखिए ऐसा है, एक एग्जाम्पल से बात करते हैं। आप होम बायर हैं, आपने कहा कि ये जो बिल्डर है हमारा ये पैसे गबन कर रहा है या कर रहा है, आप देखिए, पर सिविल मैटर मैं नहीं देखूंगा, आप जब कोर्ट में लड़िए, तो वो उसको बिल्कुल ऐसे शक ऑफ कर देता है। अब पुलिस की भी ये कहना कि भाई मैं लिमिटेड रिसोर्स हैं, किस किस की बातें सुनूं, तो हर जगह रिसोर्स की प्रॉब्लम जो आती है ना, और इंटेंट की भी है। पुलिस से कई बार रिसोर्स होते हैं क्योंकि अब इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है उनके पास, अलग साइबर सेल है, हर तरह के सेल हो गए हैं और उनको ट्रेनिंग मिलती है, प्रॉपरली इक्विप्ड है, बट वो अगर पूरा शिद्दत से काम करें तो कोई सिचुएशन नहीं आएगी। चलिए, तो अब मैं आपसे एक एग्जाम्पल के साथ एक ऐसी चीज पूछना, आपने बहुत वैलिड पॉइंट उठाया, पुलिस का करप्शन लीडिंग टू जुडिशरी का करप्शन। हमने एक एंटी रेप एक्टिविस्ट हैं योगिता भयाना जी, उनका इंटरव्यू किया तो उन्होंने 2-3 बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट्स बताए जो शॉकिंग थे मेरे लिए। बोले एक केस ऐसा था कि जो रेपिस्ट थे उन्होंने खुद बताया कि ये देखो यहाँ हमारी गाड़ी खड़ी है, यहाँ हमने इस लड़की का रेप किया, मर्डर किया, यहीं बॉडी फेंक दी, लेकिन आईओ ने इन्वेस्टिगेशन में कोई एविडेंस कुछ नहीं।
2-3 दिन वहीं वो गाड़ी पड़ी रही, जो कुछ भी हुआ, और वो लड़के बच गए। और आरुषि तलवार मर्डर केस, पुलिस इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई बाद में बोलती रही कि जो बेसिक इन्वेस्टिगेशन होनी थी, रिपोर्ट बननी थी, वही नहीं हुआ। एविडेंस कलेक्शन, वही नहीं हुआ। सारा एविडेंस टेम्पर्ड था, कोई भी अंदर घुस रहा था, कोई भी किसी चीज को हाथ लगा रहा था। न्यूज़ चैनल में थी, हाँ। रिपोर्टर्स, कैमरामैन, हाँ। सब तो पूरा सारा फॉरेंसिक एविडेंस डिस्ट्रॉय हो चुका था। तो जब बेसिक पुलिस महकमा काम नहीं करेगा ना, तो वो ऊपर तक जाता है। जब तक सुप्रीम कोर्ट पे बात जाएगी, तो जो नीचे का जो फाउंडेशन है वही जब एस्टैब्लिश नहीं कर पाओगे आप, तो कैसे चलेगा। चाहे आप जेसिका लाल मर्डर केस ले लें, उन्होंने गाड़ी चेंज करी, गाड़ी कहीं छुपाई, वो तो पुलिस, जब पुलिस को पे प्रेशर आया और पुलिस ने अच्छी तरह इन्वेस्टिगेशन करी, तब जाके पता। क्योंकि अगर आप लोअर कोर्ट की जो कहते हैं नो वन किल्ड जेसिका, वो लोअर कोर्ट क्यों कहता है कि इतने लोग हैं, इतने सारे लोग हैं, पॉइंट ब्लैंक एक आदमी आता है शराब ना मिलने पे, उसको सबके सामने गोली मार देता है। पुलिस के सीनियर ऑफिशियल्स पार्टी में मौजूद थे, हु इज हु ऑफ द टाउन था, आपके दिल्ली पुलिस के हाई ऑफिशियल्स थे, आपकी वो क्या रमानीस थे, सबने मना कर दिया, हमने कुछ देखा ही। सो लोअर कोर्ट ने बोला कि नो वन किल्ड जेसिका, डेथ हो चुकी है। तो अब उसमें जज क्या करे जब एविडेंस ही ना है। फिर अगर वो बियॉन्ड एविडेंस जाके कहेगा तो उसको हायर कोर्ट ओवरटर्न कर देगी एंड ही विल गेट अ रेप्रिमांड। ये भी बहुत होता है। लेकिन इसी की कंटिन्यूटी में आपको और चीज़ बताती हूँ जो योगिता ने हमें बताई। बोली फिर वो बच्ची, डेड बॉडी जो बच्ची की थी, लड़की की, जज ने देखा और कहा अरे बड़ी सुंदर थी ये लड़की, ये कोर्ट में कैसे। और एक और चीज़, जो रेपिस्ट का वकील था, अब इसी केस का है या उन्होंने मुझे अलग अलग केसेस बताए थे, बोले उन्होंने कहा कि ये हीनस क्राइम में कैसे आएगा, रेप करके मारा ही तो है, बॉडी के पार्ट्स थोड़ी किए हैं, टुकड़े करके थोड़ी थे। सैड, वेरी सैड। क्या ये स्थिति है हमारे कोर्ट्स की? एक्चुअली क्या है ना मैम, यू आर अ लेडी, आपको पता है हमारी सोसाइटी मॉडर्न तो नहीं, प्रोग्रेसिव की जगह मॉडर्न तो बनना चाह रही है। जो एक सेंस है ह्यूमन लाइफ को देखने की ना, उनको समझ में नहीं आ रही है और वो ट्रेनिंग नहीं मिल रही है। मुझे जो लगता है सोसाइटी की प्रॉब्लम है। तो हमारे कोर्ट्स को तो हम इंसाफ का मंदिर कह रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना, तो जज को पता ही नहीं है कि क्या कहना है क्या नहीं कहना है। उसको नहीं लग रहा कि ये गलत है, वहाँ प्रॉब्लम है, क्योंकि किसी ने उसे बताया ही नहीं ये गलत है। और अब वो ऐसी पोजीशन में बैठ गया कि कोई बताना नहीं चाहता, हु विल बेल द कैट। अब जाके जस्टिस चंद्रचूड़ जब सीजीआई थे, उन्होंने प्रॉपर हैंडबुक निकाली कि किस वर्ड्स को किससे रिप्लेस किया जाएगा। कई सारे वर्ड्स को रिप्लेस किया गया, रेप ना कह के सेक्सुअली असॉल्टेड। इज देयर अ वे टू क्वेश्चन या ऑब्जेक्ट द स्टेटमेंट गिवन बाय द जज? बिल्कुल है, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि आपको उस जज के पास रोज जाना है, कौन है ना। अब आप किस टाइप के लॉयर हैं? अगर आप मैं हूँगा तो मैं तो तुरंत बोल देते हैं हम कि दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। अभी कुछ दिन पहले किसी जज ने बोला एक एजेड को कि आप का केस चल रहा है, मरेंगे नहीं। मैं दिस इज आप जज की पोजीशन बैठे, ये आपको कहना बिल्कुल लाजमी नहीं है। मैंने, क्योंकि आप कैसे कह सकते हैं, कोई हंसने की बात थोड़ी नहीं है। नहीं हमें लाइटर नोट में भी नहीं बोल सकते आप, ये किस तरह से बोल रहे हैं आप। तो अब बोलना पड़ेगा। अब जो व्यक्ति आज 50-60 साल का हो गया, उसको यही नहीं पता कि मुझे बोलना क्या है, नहीं बोलना है, ये लड़की सुंदर है। इट इज नॉट बैड टू कमेंट ऑन अ ब्यूटी ऑफ अ लेडी. Yeah, but she's a rape victim. No, I'm not saying, I'm just saying simply. But which situation, how, what are you saying, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. आप सिचुएशन तो देखिए किस सिचुएशन में बैठे हैं. एक रेप विक्टिम है, रेप विक्टिम छोड़िए, डिसीज्ड है वो. तो अब हैंडबुक आई है, सुप्रीम कोर्ट ने लेके आया है. तो वो हैंडबुक में लिखा है किस तरह के टर्म्स आप यूज करेंगे, क्या नहीं यूज करेंगे, किस टर्म्स को किससे रिप्लेस किया जाएगा. प्रॉपर हैंडबुक है वो. तो वो अब जाके वो हमें एक जानकारी हम दे रहे हैं, उस पर ट्रेनिंग हो रही है ना. अगर आप देखेंगे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो लॉयर्स हैं जो आज प्रैक्टिस कर रहे हैं दिल्ली में या बॉम्बे में, वी आर वेरी केयरफुल विद आवर वर्ड्स. हमें बहुत और वो ज़रूरी है कहना कि आप किस तरह से बात कर रहे हैं, आप किस तरह से एड्रेस कर रहे हैं. क्योंकि आज जो आप बोल रहे हैं ना, वो वीसी पे तो आ ही रहा है. पहले तो क्या था, क्लोज कोर्ट्स थे, आपने बोला, लॉयर ने सुना, चले गए, आप ने हंसे, आपको किसी ने बताया, बट वो पब्लिश नहीं होता. आजकल आप जो छोटा छोटा चीज़ें बोल रहे हैं ना, वो पब्लिश हो रहा है और वो यूट्यूब रील्स के थ्रू मास सब जगह जा रहा है. अगर तो हमें और ज़रूरी है, हमारे पास और ड्यूटी है. चलिए अब आते हैं हम जुडिशरी के करप्शन पर.
बात बहुत सालों से हो रही है, बहुत लोग ऐसा कहते हैं या किसी किसी के हम इंडिविजुअल केसेस सुनते थे, लेकिन हाल ही में जो अतुल सुभाष का सुसाइड केस जी। हुआ है, उसने तो सीधे सीधे नाम लिया जज का। उसने कहा क्या क्या होता है उनके कोर्ट में, कैसे पैसे मांगे जाते हैं, मतलब इतना क्लियर कट। मुझे लगता है इससे पहले किसी विक्टिम ने ऐसे ऑन रिकॉर्ड जाके नहीं बात आप की कभी थी। लोअर कोर्ट गए हैं यूपी साइड? सर, एक आपने कहावत सुनी ना हमारे यहाँ, हाँ। पुलिस, वकील हम्म। और डॉक्टर, अगर आप इनसे लॉयर अगर आप बचे हुए हैं तो आपका जीवन ठीक है। देखिए, मैं आपको क्वेश्चन आप दोबारा बहुत अच्छी तरह से आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। हाँ। बट करप्शन जब छोटे लेवल पे टिक हो जाता है ना, तो वो बड़े लेवल पे भी अलाउ स्लोली चला जाता है। आप जो जज बैठा हुआ है सेंटर में, कोर्ट्स की फाइल लगी है, आपका क्लर्क जाता है, उसको 50 से 20 रुपए देता है, तो वो आपकी फाइल नीचे से निकाल के टॉप पे रख देता है और कहता है जज साहब ये मैटर सुन लीजिए। और वो हर मैटर में है, एवरी डे जज के बगल में हो रहा है। और ये आप एक काम कीजिए, अगर आपको लग रहा है आप किसी भी कोर्ट रूम में यूपी में चले जाइए, आप ये नोटिस कर लेंगे। आज भी हो रहा है, मैं बहुत सालों से लोअर कोर्ट नहीं गया यूपी में, बट ये हो रहा है, वेरी नॉर्मल। इनफैक्ट सम डेज बैक किसी ने एक इलाहाबाद हाई कोर्ट के क्लर्क की करी थी फोटो शेयर, जो यहाँ पेटीएम का स्कैनर लेके घूम रहा था कि आपने क्योंकि आपका मैटर अच्छा हुआ है तो टिप या इस तरह से। तो ये प्रॉब्लम्स हैं। अब जो जुडिशरी, अब इस तरह की प्रॉब्लम्स भी करप्शन में काउंट होंगी, है ना। अब आप जो करप्शन पूछ रहे हैं वो कह रहे हैं कि आप जज एक तरफ फैसला दे दे पैसे लेके, तो हो रहा है ना मैम। देखिए, जिन कोर्ट्स में हम जाते हैं ना, उसमें फिंगर रखना कि इसमें हुआ है या नहीं हुआ बहुत डिफिकल्ट है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है ना। वो क्यों है मैं आपको समझाता हूँ। बट दो तरह से करप्शन होता है। एक तो आप करप्शन कहते हैं जिसमें पैसे का लेन देन हो, आपने एक साइड कर दिया। दूसरे तरह का करप्शन है ना, वो ज्यादा प्रॉब्लमैटिक मुझे लगता है। वो है कि जो आप पे ड्यूटी बिस्टोर्ड है, आपने सरकारी नौकरी ले ली, वेरी फ्रैंकली कोई सर्विस करने के लिए, सर्व करने के लिए लार्जर इंटरेस्ट, बहुत लोअर जुडिशरी की बात कर रहा हूँ, बहुत कम लोगों ने किया, सरकारी नौकरी लेनी थी, ले ली। अब उस नौकरी के लिए आपको बहुत सारा काम करना पड़ेगा, तो वो जो आप नौकरी लेके काम नहीं कर रहे हैं ना, वो एक अलग टाइप ऑफ करप्शन है। वो बहुत, और वो ग्रैंड स्केल पे है, मॉरल करप्शन, और वो बहुत ग्रैंड स्केल पे है। और जो आप डिले वाला क्वेश्चन था ना, वो वहां आता है। आपको 10 बजे कोर्ट आना है, आप 11 बजे कोर्ट आ रहे हैं, आप फिर उठ जा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, आप कह रहे हैं आज मन नहीं है, आज हम छुट्टी ले रहे हैं। ये करप्शन सबसे ज्यादा हिट करता है। जो दूसरे टाइप की करप्शन बात कर रहे हैं ना, अगर आप हायर कोर्ट्स में जाएंगे तो वेरी रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में आप फिंगर रख पाएंगे कि इसमें करप्शन हुआ है, आप पॉइंट आउट ही नहीं कर पाएंगे। और उसमें क्या सिचुएशन है, दो हैं, या तो जजमेंट आपके फेवर में आएगा या अगेंस्ट में। और ये कई बार देखा भी गया है, नोटिस भी गया है, थर्ड पार्टीज जो होती हैं जिसका केस से कोई लेना देना नहीं है, और लॉयर्स का भी रोल होता है कि भाई ये उस जज को जानता है, ये पैसे उनसे बात कर लेगा। आप तो केस लड़ रहे हैं, आपको तो फैक्ट पता ही है ना कि किस तरफ जजमेंट जाएगा। तो इट्स लाइक आपने फ्लिप ऑफ अ कॉइन, आपने पैसा ले लिया, है ना, उसके बाद आपने कह दिया जज साहब को उन्होंने ज़्यादा दे दिया था, जबकि जज को ना पता है ना कुछ है ना। ये दिस इज अ बिगेस्ट प्रॉब्लम। बट एक चीज और है ना, जुडिशरी पे सवाल भी नहीं कर सकते, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हर बात। वो जुडिशरी को अपने इंटरनली एक बार उसको कॉन्शियस को टटोलना होगा। इंडियन जुडिशरी को नहीं, बल्कि आई थिंक दिस इज थ्रू आउट अ प्रॉब्लम। उनको अपना क्रिटिसिज्म हेड ऑन लेना होगा, क्योंकि आप हमेशा नहीं कह सकते जजेस क्योंकि नहीं हम पे कोई फिंगर ना उठाइए, हम जजेस हैं। आई थिंक आप स्लोली कर रहे हैं क्योंकि सिचुएशन चेंज हुई है, बट प्रॉब्लम है। जबकि आपके रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 2 चीफ जस्टिस ऑन रिकॉर्ड बोल चुके हैं कि करप्शन ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है जहाँ करप्शन नहीं है, तो यानी कि है। मैं एज अ लॉयर, आप एज एन इंडिविजुअल या रिपोर्टर, आप फिंगर नहीं रख सकते हैं, बट इंटरनली हमारी इंडस्ट्रीज में जो भी कुछ होता है हमें पता ही चल जाता है ना, उस पर तो फिंगर पॉइंट हो ही सकती है। अब जैसे अतुल सुभाष का केस है कि अब चूंकि वो तो एक आदमी चला गया इस दुनिया से, कोई एविडेंस नहीं है, वो प्रूव तो कर नहीं सकता कि जज पैसे लेती थी। महिला जज, अब जज ने खुद मांगे या किसी और ने उसके बिहाफ पे मांगे, ये देयर टू एक्सप्लेन। ये भी तो प्रॉब्लम है ना। जज तो खुद आके नहीं मांग रही ना आपसे पैसा, कोई थर्ड पार्टी मांग रही है। वो थर्ड पार्टी कौन है? जज को जानती भी है, नहीं जानती है। आज तक मैंने किसी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जज को कोई ऐसा फैसला तो नहीं देखा जो नेशनल इंटरेस्ट या ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट हो, आज तक नहीं। बट वो क्या है, आपका मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है।
अगर आप एग्रीव्ड हैं और आपके फेवर में नहीं आया, तो नहीं हुआ, तो आप कह सकते हैं कि नहीं नहीं जज गलत है, क्योंकि जज को ब्लेम करना सबसे ईजी है ना, कि जज बिक गया होगा, कौन पूछने जा रहा है। लॉयर ने अपना अच्छा काम नहीं किया और उसने अपना या अच्छा काम किया, वो डिलीवर नहीं हुआ कर पाया जो, तो हाउ इजी इट इज कि वो ही बिक गया होगा। तो एक और एग्जांपल आपको देती हूँ जहाँ पर जुडिशरी पे बहुत सवाल उठते हैं और कहीं ना कहीं सारे मैटर्स से लगता है ना वो करप्शन सब जुड़ा हुआ है। जुवेनाइल ड्राइविंग दिल्ली में बहुत ज़्यादा है। दिल्ली एनसीआर में पैसा आ गया है लोगों के पास बहुत, लो बच्चे अपने माइनर को गाड़ी दी, अब वो माइनर मस्ती में था, वो नशा करके गाड़ी चला रहा था, क्या करता, हम बहुत खबरें सुनते हैं कि लोग मारे गए हैं, बहुत सारे केसेस हैं। अच्छा, फिर हम देखते हैं कि अगले दिन वो बच्चा छूट गया, थोड़ी देर के लिए पकड़ा, अगर अरेस्ट हुआ भी तो छूट गया, फिर वो केस चल रहा है, उसके बाद वो बच्चा विदेश में पढ़ रहा है, यहाँ बेचारे जिसकी जान जानी थी वो चली गई। तो हमेशा ये होता है अरे वो तो पैसे वाले का बच्चा था ना, वो तो छूट ही जाएगा, वो तो छूट ही जाएगा। तो यहाँ भी जुडिशरी पे कई तरह के सवाल हैं, यहाँ पे करप्शन के भी हैं। और एक जुवेनाइल का केस मैंने आपको भी बताया था कि वहाँ पे वो जुवेनाइल जो था वो तथाकथित, वो 1 हफ्ते बाद 18 साल का होने वाला था, लेकिन उसको एज जुवेनाइल ट्रीट किया। तो क्या यहाँ जुडिशरी एक स्टेप नहीं ले सकती थी कि नहीं ही शुड बी ट्रीटेड एज एन अडल्ट? नहीं ले सकती। तो ये मैं आपसे जानना चाह रही हूँ। नहीं ले सकती थी। और रईसों के बच्चे हमेशा बच जाते हैं, ये किसी impression। का भी बच्चा होता बच जाता। आज हमारे जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम, जुवेनाइल होम्स हैं, वो सबसे बड़े क्राइम के ब्रीडिंग ग्राउंड्स हैं। प्रॉपर गैंग्स चल रहे हैं वहाँ, प्रॉपर गैंग्स। तो गरीब वहाँ बच्चे हों मैम प्रॉपर हायरिंग एंड क्रिमिनलाइजेशन ऑफ किड्स उन जुवेनाइल होम्स में हो रहा है। अगर कोई इंटरनल रिपोर्ट आप किसी पुलिस वाले से बात कीजिएगा जो इसमें डील करता है, वो आपको यही बताएगा। लेकिन आपके क्वेश्चन पे मैं अलग तरह से बताता हूँ, आप समझिए। और इसको जनता को भी समझने के लिए समझना पड़ेगा कि जो बाहर होता है ना, जो पब्लिक इमेज में होता है, उस पर आप फिंगर बहुत इजीली पॉइंट कर देते हैं। क्योंकि आपने कहा कि जज ने नहीं किया, जज कर ही नहीं सकता है। लॉ बनाना हमारी लेजिस्लेचर का काम है, यानी कि पार्लियामेंट का। उस लॉ को इम्प्लीमेंट करना जज जुडिशरी का काम है। जब तक लेजिस्लेचर कोई लॉ नहीं बनाएगा तो उसको जुडिशरी इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाएगी। जज अपने आप लॉ नहीं बना सकते हैं। अब आपने कह दिया कि 18 साल से नीचे का बच्चा माइनर है, चाहे वो 2 दिन भी रहे, चाहे वो 2 दिन हो या 1 दिन हो, तो वो माइनर ही है। बट अब वो एक्ट आया है आफ्टर निर्भया की किन केसेस में उसको एज एन अडल्ट ट्रायल किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, तो वो भी एक डिस्क्रिशन है। अब आपने उसको भी कोडिफाइड नहीं किया, कई चीजें कोडिफाइड नहीं है। हम लोग कोडिफाइड लॉ पे काम करते हैं। डिस्क्रिशन किसका? जज का ना? डिस्क्रिशन मैम पुलिस का भी तो है, पुलिस भी तो रिपोर्ट डालेगी। उस रिपोर्ट के बेसिस पे मैं कुछ चीज एस्टैब्लिश करूंगा। अपनी मर्जी से एज अ जज तो नहीं कुछ कर सकता। आप पे पट्टी होती है ना लॉ के, वो ये नहीं देख रही है कि कौन बच्चा है कौन गलत है, वो एविडेंस और उसके सामने जो तथ्य हैं, जो रिपोर्ट आई है, जो पेपर है, डॉक्यूमेंट है, उस पर काम करेंगे। हमारे पास भी कई लोग आते हैं कि सर ये ओपन एंड शट, देयर इज नो ओपन एंड शट केस इन लॉ। कोई केस ओपन एंड शट नहीं है, प्रूफ करना पड़ता है। बहुत इजी है आपको कहना ओपन एंड शट है। आपने थोड़े दिन पहले सुना होगा ना, एक वीडियो आई थी, एक सरदार जी, एक लड़की ने एक सरदार जी पे इल्जाम लगा दिया, याद है आपको? दुनिया के लिए वो ओपन एंड शट केस था। दुनिया ने उस आदमी को कह दिया ये गलत है, सरदार जी ने लड़की को तंग किया, ही असॉल्टेड, ये, बट वो ओपन एंड शट नहीं था। जहां मैं ओपन एंड शट केस कर दूंगा, इनोसेंट पीपल विल गो बिहाइंड द बार्स। फिर अमेंडमेंट आया कि अगर माइनर गाड़ी चला रहा है तो पेरेंट्स अरेस्ट हों। बिल्कुल, वो भी क्या हम होता देख रहे हैं? नहीं हो रहा है। एक गुड़गांव का केस सुना था, मैं आई हर्ड कि कुछ नहीं हुआ। पुलिस रिपोर्ट नहीं डालेगी तो कहाँ से हो जाएगा? जज विल सी। जज ना, गदर मूवी का वो सनी देओल नहीं है कि देवा की अदालत नहीं चला रहा है जज, कि आप देवा ने आज इंसाफ कर दिया, ये नहीं हो रहा है। आप समझिए, पुलिस अरेस्ट करके लेके आएगी, ट्रायल शुरू होगा, एविडेंस आएगा, विटनेसेस आएंगे, तब जाके तो कोई अरे जेल में जाएगा, बिना उसके कैसे जाएगा? तो जब वही नहीं होगा जज के पास, तो वो कैसे भेजते? उसमें आपका जो क्वेश्चन है कि अमीर लोगों का कि बच्चे क्यों बच जा रहे हैं, क्योंकि वो लॉ में अच्छे लॉयर्स हायर कर सकते हैं, वो अच्छा डिफेंस इस्टेब्लिश कर सकते हैं, और बाकी जो हो रहा है वो तो अमीर लोग कर सकते हैं, वो कर ही रहे हैं, है ना? जहाँ तो जज अपनी ड्यूटी भी करना चाहे। जो आपने मूवी देखी है ना, उसमें जॉली एलबी, वो कहता है कि जब जज के पास फाइल आती है उसे पता होता है कि मुलजिम कौन है, बट जज वेट करता रहता है कि अब कोई एविडेंस आएगा, अब कोई सबूत लाएगा, अब कोई विटनेस आएगा, अब कोई वकील साहब आएंगे जो अपना केस शिद्दत से लड़ेंगे, अब कुछ होगा, तो वही वेट करता रहता है। वो पूरी मूवी हिट एंड रन पे ही है, टू माई रिकलेक्शन, एंड वो रेप्लिकेट करती है संजीव नंदा वाला केस। और तो संजीव नंदा में सजा नहीं हुई क्या? जब एविडेंस आया, संजीव नंदा में सजा करी
BMW जो केस था उसमें करी, वो उस समय दिल्ली के बहुत बड़े सोशलाइट्स थे, बहुत अमीर लोग थे। जैसिका लाल मर्डर केस में सजा करी नहीं करी, करी। प्रियदर्शनी मट्टू में करी नहीं करी। जहां एविडेंस और ये सब होगा वहां जुडिशरी सजा करेगी। तो कुल मिलाकर क्या आप आदित्य जी जुडिशरी को पूरी तरह से क्लीन चिट दे रहे हैं कि ऑल इज वेल इन जुडिशरी? नहीं, ऑल इज नॉट वेल, ऑल इज नॉट वेल, बट दे सिर्फ उनको ही ब्लेम करना इज ऑल्सो नॉट वेल। ओके, एक सिस्टम है, सिस्टम पूरा सिस्टम जब नहीं, जो गियर्स है ना, कहते हैं एक गियर घूमेगा तो दूसरा घूमेगा, वो सिस्टम जब तक सही नहीं चलेगा और उस सिस्टम को चलाने वाले लोग यानी कि सोसाइटी जब तक सही नहीं चलेगी तब प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ जो छोटे लॉज होते हैं ना वो फॉलो नहीं होते हैं, वो प्रॉब्लम है। रेड लाइट जंपिंग, स्टैंडिंग इन अ क्यू, नॉट यूरिनेटिंग ऑन इन पब्लिक, ये छोटे लॉज, ये और ठीक है चलने दीजिए, वो प्रॉब्लम है। जब ये छोटे लॉज फॉलो होंगे ना तो बड़े लॉज फॉलो होंगे। समाज में आ जाए। सिंगापुर एज अ कंट्री बहुत छोटा कंट्री है, वहाँ पर ना छोटे लॉज, च्युइंगम नहीं खा सकते हैं। इट्स अ फाइन ऑफ $500 इफ यू आर कॉट फर्स्ट टाइम। ओके, बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं और उधर कुछ सारे लॉज फॉलो होते हैं। एंड दे हैव अ वेरी इनोवेटिव कंसेप्ट ऑफ रतन केन। ऑन सर्टेन क्राइम्स दे हैव अ केनिंग, स्टिल अ केनिंग। 1 मीटर की या 2 मीटर की केन है, नहीं शायद 2 मीटर की केन है, तो यू आर स्ट्रैप्ड। और कई क्राइम्स में एक पर्टिकुलर एज ग्रुप है, आपकी केनिंग होती है। तो लोग जो हमने पढ़ा है, बिकॉज आई हैव स्टडीड देयर, कि लोगों को उस केनिंग से ज़्यादा डर लगता है। वही एक कोर्ट है जहाँ मैंने लोगों को गिल्टी प्लीड करते हुए देखा कि आई एम गिल्टी, क्योंकि अगर वो केनिंग होगी ना तो आप कई दिन सो नहीं पाएंगे। ओह माय गॉड। आप गूगल कीजिएगा रतन केन, हाउ दैट प्रोसेस स्टॉप्स क्राइम्स, हीनियस क्राइम्स। हमारे यहाँ तो बवाल हो जाएगा ऐसा कुछ। आपके प्रॉब्लम ये है ना कि आंदोलन हो जाएगा, हर चीज़ पे तो आंदोलन है आजकल। तो हम लॉ, तो जजेस भी कैसे इम्प्लीमेंट करें? आप जो कह रहे हैं ना अतुल सुभाष वाला केस, मैं आपकी बात मान रहा हूँ, उसमें कुछ होगा मैम। देखिए वही आप बाहर से देख रहे हैं, फिर वही सिचुएशन वो सरदार जी वाली की, एक लेडी ने बोल दिया कि इसने मेरे को छेड़ा। अतुल सुभाष के केस पे अंदर अभी तक हमने इस लेडी का भी नहीं सुना है साइड, हमने किसी की साइड नहीं सुनी है। हमने जो टीवी पे आया, न्यूज़ ने दिखाया, वो हम एक धारणा बना रहे हैं, बट जजेस ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप देखिए हमारे यहाँ वुमेन राइट्स पे आजकल सब लोग कह रहे हैं वुमेन्स हैव टू मच राइट, बट ये वही कंट्री है जहाँ पर डाउरी रेट सबसे ज़्यादा थी। डीडी नेशनल ऐड चलाता था कि आपकी बेटी अगर जल रही हो तो उस पर कपड़ा मत डालिएगा, पानी फेंकिएगा, है ना। ये वही कंट्री है। आज भी डोमेस्टिक वायलेंस, मेंटल और फिजिकली, 1 out of 3 मैरिड वुमेन आर डीलिंग विद इट, फिजिकल वायलेंस एट होम। हिंदुस्तान या इंडिया हमारा दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर नहीं है। जो इंटीरियर में हो रहा है, डाउरी चली गई क्या इस देश से? नहीं गई। तो जब आपके सोशल इविल्स इतने सारे हैं तो आपको प्रोटेक्शन लॉज लाने पड़ेंगे। आप सोचिए कैसा देश है आपका कि आपको पॉस्को लाना पड़ रहा है, यानी कि सेक्सुअल ऑफेंडर्स अगेंस्ट, ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन, और उसको भी मिसयूज किया जा रहा है आज के टाइम में। ठीक है, आपको ये बताना पड़ रहा है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड वर्क प्लेस इज अ प्रॉब्लम। इसकी एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर हो गई है। जो गांव की औरतें, हम चाहे डोमेस्टिक वायलेंस की बात करें चाहे डाउरी की, अभी हाल में मुझे एक सोसाइटी के गार्ड ने कहा कि अरे मैडम वो मोटरसाइकिल मांग ली लड़के वालों ने और पैसे नहीं है। ठीक है, वो हो रहा है, उसको हम नहीं रोक पाए, चाहे आप कहें पुलिस, चाहे जुडिशरी, चाहे सिस्टम, उसको नहीं रोक पाया है। डोमेस्टिक वायलेंस को भी नहीं रोक पाया। लेकिन ये जो मिसयूज के केस होते हैं, ये एक छवि बना रहे हैं इस देश में कि सब महिलाएं जो कंप्लेन कर रही हैं वो झूठा है। और मेरे जैसे फेमिनिस्ट क्या कहते हैं कि अगर मैं मिसयूज कर रही हूँ, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, एक लॉयर हो, तो मैं नुकसान कर रही हूँ उन हजारों महिलाओं का जो उतनी प्रिविलेज नहीं है। 498 चला गया ना, खत्म हो गया ना, कोई इसको सीरियसली नहीं ले रहा। हम जैसी औरतों की वजह से जो शायद उसका मिसयूज कर नहीं मैम, क्या है ना, एक सोसाइटी और सेगमेंट को समझना पड़ेगा कि लॉ आपके प्रोटेक्शन के लिए। जब आप उन लॉज का मिसयूज करने लगेंगे ना तो उनकी सीरियसनेस चली जाएगी। ये प्रॉब्लम है। अब उसको महिलाएं, पॉस्को तक की सीरियसनेस चली गई क्योंकि कई जगह उसका मिसयूज हुआ। कोर्ट्स का भी ये रहता है कि जो मैट्रिमोनियल मैटर्स हैं वो मीडिएशन से सॉल्व हो जाए। तो जब हम इन मीडिएशन से बैठते हैं ना, तो अगर आप रियलाइज़ करेंगे, जब हम, और मीडिएशन बहुत ऐसी सिचुएशंस में आते हैं कि बस अब दूसरे को, अगर इन दोनों को चाकू दे दो तो ये मार ही देंगे एक दूसरे को। लेकिन जब हम उनकी प्रॉब्लम में डेवलप करते हैं या सिचुएशन सुनते हैं तो इतनी माइन्यूट बातें निकलती हैं जहाँ ये अरेंज मैरिज कंसेप्ट और इन सब पे सवाल उठता है। तो यहाँ से सिचुएशन एस्केलेट हो गया, फिर वो छोटी छोटी बातों पे बनती है। वो लेडी खाना क्यों नहीं बनाती?
अरे भाई, जो काम करने जा रहा है अर्बन सिटी में, आपको पता है ट्रैवल टाइम, आजकल मेंटल स्ट्रेस, काम 5 बजे तक नहीं जा रहा है। आज भी ऐसी चीजों पे डिवोर्स के मतलब होते हैं। मैम ये स्टार्टिंग है, डिवोर्स इसी बात पे होता है। कई बार मैं अपने फीमेल कलीग्स को बिठा लेता हूँ, तो वो तो अगर वो तो मुझे लगता है वो ही ना चढ़ जाए उस क्लाइंट्स पे, क्योंकि वो बातें ऐसी हो रही होती है कि मुझे इतना गुस्सा आ जाता है कि यू हैव टू बी अ मैच्योर्ड मैन। और पढ़े लिखे अपर मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास, आवर मेल पॉपुलेशन नीड्स टू मैच्योर ऑन दीज सब्जेक्ट्स, दे आर वेरी मैच्योर। उनको समझ में ही नहीं आ रहा। एक्चुअली यही है कि आपने पढ़ाई करी, आपकी फीमेल फ्रेंड थी नहीं थी, आपको समझ में नहीं आया। टू द एक्सटेंट द मेंस्ट्रुअल साइकिल concept to a married man understanding is not there to an educated married man। कैसे समझाएंगे ये काम? अब ये उसको समझना चाहिए या नहीं समझना चाहिए, है ना? अभी एक बहुत अच्छा कॉमिक पीस आया है बाय अ कॉमेडियन, उसने अब उसका उस पर तो चलो हम बाद में आएंगे। बच्चे वाला कि बच्चे 1 होना चाहिए, 2 होने चाहिए, लड़का होने। आज भी हम फीमेल फीटिसाइड से लड़ रहे हैं मैम 2025 में। आप जाइए, आप पूछिए डॉक्टर से, अगर वो खोल ऑफ द कैमरा बताएं कि कितने लोग पूछते हैं। और जबकि अब तो हर जगह बड़ा बड़ा लिखा रहता है, तब भी पूछते हैं। जेंडर नहीं तो कोई मुझे बता कि वो उन्होंने कोड वर्ड सीख लिए हैं, जय श्री कृष्ण, जय माता दी, वो और उसमें भगवान को ले आते। ये बड़ा प्रॉब्लम है मैम। अगर मैंने अभी एक बताया था अबाउट अ थीलियम केस जो जीके जैसी पॉश में हुआ था, जहाँ पर एक उसने हस्बैंड ने वाइफ की पूरी फैमिली खत्म कर दी बिकॉज दैट लेडी हैड अबॉर्शन। क्योंकि वो अगर अबॉर्शन नहीं कराती शी वुड हैव डाइड, कॉम्प्लिकेशन हो जाती। तो उसने जहर दे के अपनी साली, अपने फादर इन लॉ, मतलब नहीं फादर इन लॉ बच गए थे, वाइफ, कितने लोगों को मार दिया उसने जहर देके। आप पढ़िए। अब ये बताइए अब क्या करें? राइट्स वुमेन को ना दें? आज भी डाउरी प्रेवलेंट है सोसाइटी में। तो अब प्रॉब्लम ये है कि हमारी सोसाइटी रेडी ही नहीं है कई कंसेप्ट्स को एक्सेप्ट करने के लिए, जबकि वो हम वर्किंग वुमेन इज अ सिचुएशन वेयर बाय दे कैन नॉट कुक फॉर यू। अगर मैं एक आदमी हूँ तो क्या ऑफिस आके खुद की चाय बना सकता हूँ क्या, या खाना बनाने लग जाऊँ? अब आप विदेश जाइए, वहाँ तो हेल्प नहीं होते हैं, वहाँ तो खुद ही करना पड़ता है ना? और दोनों मिलजुल के करते हैं। आप जो इंडियन सोसाइटी है यहाँ पर, वो बाहर जाके तो बड़ी आसानी से खाना और बना लेती है, एक दूसरे के हाथ की बर्तन कौन मांजेगा। यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है? अब मैंने एक से पूछा था कि भाई आप जो ये कह रहे हैं कि आप ड्रिंक नहीं करते, मैंने पेरेंट्स को बोलते नहीं मैं बियर पी लेता हूँ, विस्की मेरी वाइफ ने सिखाई है। मैंने कहा आप सच मेरे से तो सच बोलिए। बोलते नहीं, द प्रॉब्लम इज़ कि वो क्या है ना, उसके ऑफिस में ज़्यादा पार्टीज़ होती हैं, ये होती। तो जब सच बोलने पे आते हैं ना, तो आपको लगता है कि यार क्या सिचुएशन है, इस सिचुएशन में मैरिज का ब्रेकडाउन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? फिर तो आप शादी मत कीजिए। आपने ट्रेन ही नहीं किया है अपनी सोसाइटी को एक मैट्रिमोनियल होम में रहने के लिए। मीडिएशन से शादियां बचती हैं मैम, बहुत बचती हैं। क्योंकि क्या है ना, कई जगह इतनी ईगो है कि आपने एक दूसरे से बात ही नहीं करी है। और जब थर्ड पार्टीज इन्वॉल्व हो जाती हैं, पेरेंट्स के लिए कभी अपना बच्चा चाहे मेल हो या फीमेल हो, वो सही होता है, हमेशा सही होता है। वो उनका वर्जन मानते हैं, दूसरे का वर्जन कोई सुनना नहीं चाहता, है ना? अभी बहुत अच्छी मूवी आई है, उसमें थोड़ा एग्जैचुरेटेड है। वो कहता है कि चटनी है ना, मेरे को पीसी हुई मिक्सी में चाहिए, सिलबट्टे पे चाहिए, और है ना, और मुझे बेटा आपने उसमें बनाया, इसमें नहीं बनाया। अरे भाई, इफ़ यू आर सो प्रिकी अबाउट समथिंग, और ये अनहर्ड कंसेप्ट नहीं है। हाँ, मैं आपको और खतरनाक कंसेप्ट बताता हूँ। वी सैट है ना मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, हस्बैंड वाइफ, इट टुक अस 5 सेशन फॉर हस्बैंड टू एक्सेप्ट कि वो गे है इन क्लोजेट। तो जब अगर अब वो उसने सोसाइटी में तो बता नहीं सकता था, शादी कर लिया आपने, बच्चे हो गए, ठीक है, अब आप बता रहे हैं क्योंकि सोसाइटी का टर्म वो इतना स्टिग्मा है होमोसेक्सुअल्स पे, और इतना प्रेशर होता है कि शादी कर लो तो उसने कर ली, बट वो ही वॉज होमोसेक्सुअल। अब वो शादी कितने सालों बाद पता लगा, अब वो कैसे समझाएं किसको? तो मीडिएशन में एक मौका मिलता है, उसमें लॉयर्स पार्टीज को ना रिप्रेजेंट करके और एक सीनियर मीडिएटर्स बैठते हैं, वो सिचुएशन को सॉल्व कराने की कोशिश करते हैं। वरना मैम मैट्रिमोनियल केसेस सालों चलते हैं, है ना? और मैंने देखा उसमें कोर्ट का टाइम भी वेस्ट है उस तरह से। वो कोई नहीं, अब तो फैमिली कोर्ट्स बना दिए। मेरे को अभी तो कोई नहीं जीतता। मेरे को अभी कोई बता रहा था, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, अभी वो
जज बने हैं, हाई कोर्ट के वो हुए हैं। तो क्या होता है, पहले बेंगलोर में एक फैमिली कोर्ट था, है ना, तब भी इट वाज यूज्ड टू बी एम्प्टी। टुडे देयर आर 16 फैमिली कोर्ट्स, एंटायर बिल्डिंग इज ऑफ अ फैमिली कोर्ट। इतने मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हैं, इतनी सिचुएशन ड्रास्टिकली खराब हो चुकी है। और एक एक डेढ़ साल में हम सोचते हैं किसी की शादी में गए और 6 महीने बाद सुन रहे हैं डिवोर्स। 15 दिन मैम, 15 दिन, 20 दिन, एक हफ्ता, बहुत कॉमन है। हमने एक सिचुएशन करी कि जो ग्रूम था, शादी हुई, उसने ब्राइड को एंटर नहीं करने दिया। तो ब्राइड आई, तो हमने पूछा क्या हुआ। तो जब मीडिएशन में बैठे तो उसने कहा कि मुझे पता था इसका पहले बॉयफ्रेंड था, इसने मुझे नहीं बताया। तो मैंने कहा शादी क्यों करी आपने, बस सबक सिखाने के लिए। यू हैव डिस्ट्रॉयड योर लाइफ, हर लाइफ, यू हैव डिस्ट्रॉयड 2 फैमिलीज। आप समझ रहे हैं आपने क्या किया है, बट अपनी गलती कोई मानना नहीं चाहता। जब तक सिचुएशन इतनी ड्रास्टिक ना हो जाए, तब वहाँ पर वो मिसयूज ऑफ लॉ वाला आता है कि जब तक वो डीवी एक्ट और ये सब ना लग जाए। अब उसमें क्या है, कहते हैं ना, गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, तो जो इनोसेंट लोग हैं वो भी उसमें आ जाते हैं, है ना। बट मैं ये कह रहा हूँ, कभी भी आप कोई मैट्रिमोनियल केस अगर कोई किसी को सुनना हो, तो आप दोनों साइडों को सुनो। आपको लगेगा दोनों साइड सही भी हैं और साइमल्टेनियसली गलत भी हैं, कि कोई थोड़ी सी दिन के बाद एक दूसरे को कोई समझना ही नहीं चाहता, है ना। और जो सिचुएशंस हैं वो बहुत छोटी छोटी हैं, जो बहुत अलग लेवल पे एस्केलेट हो जाती हैं। एक चीज़ आपसे जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछती हूँ, लॉयर्स के भी पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कुछ केसेस एकदम होते हैं ना, बिल्कुल नेशनल हेडलाइंस बन जाते हैं, चाहे जेसिका, आरुषि और भी बहुत सारे। उसमें जो अभी तक मेन स्ट्रीम मीडिया होता था, अब सोशल मीडिया भी है, उस पर जो दिन रात उस पर 4 विंडो करके एंकर भी जज बन जाता है, हर एक्सपर्ट्स भी जज बन जाते हैं, वो अच्छा है या बुरा है? आप कैसे? बहुत बुरा है। कोर्ट्स इन सोशल मीडिया पे नहीं चलते हैं, बट आप जो ये धारणा बना रहे हैं ना एक तरह से, बट प्रेशर क्रिएट होता है क्या कोर्ट पे? मैम होता तो होगा, आई एम श्योर, आप पे और मेरे पे भी होगा। और जब हम पे प्रेशर क्रिएट होता है, चाहे आप लॉयर हो चाहे जज हो, आप अपना काम पूरी शिद्दत से और अच्छी तरह नहीं कर पाते हैं। क्योंकि क्या है, कई जगह आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ता है, क्योंकि आप जब इतनी सारी स्पॉटलाइट के अंदर हों, तो वो प्रेशर क्रिएट होता है ना। चाहे आप कुछ भी केस ले लीजिए, आप चाहे होम बायर बिल्डर ले लीजिए, चाहे आप ये मैट्रिमोनियल केस ले लीजिए, चाहे बड़ा मर्डर केस, चाहे कोई मर्डर केस ले लीजिए, तो वो प्रॉब्लम आती ही आती है। पहले तो मीडिया का रोल बहुत अच्छा था, अगर जेसिका लाल मर्डर केस हाईलाइट नहीं करती ना मीडिया, तो या संजीव नंदा, तो वो सॉल्व नहीं होता, है ना। बट अब प्रॉब्लम ये है कि हम एक प्रेजुडिस क्रिएट कर दे रहे हैं, है ना। तभी अच्छी बात है कि आज के टाइम में इंडिया में ज्यूरी सिस्टम नहीं है जो एक टाइम में था, जब वो 12 लोगों की, कॉमन लोगों की ज्यूरी बैठती थी और वो देते थे, क्योंकि आप इंफॉर्मेशन कैसे रोकेंगे किसी पे जाने के लिए, है ना। तो आई थिंक वो टीआरपी के लिए, इकोनॉमिकल गेन्स के लिए लोग करते हैं। न्यूज़ नहीं रही है आज। न्यूज़ चैनल फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन छोड़ के ओपिनियंस और जजमेंट्स पास कर रहे हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि जज पे इफेक्ट ना पड़े, बट लॉयर पे पड़ेगा, है ना। अब उसमें कई सारे, देखिए हमारे प्रोफेशन में भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि हर कोई सर्वाइवल का है। कुछ लॉयर्स हैं जो बहुत अच्छा कमा रहे हैं, कुछ लोगों की सर्वाइवल फाइट है। अब निर्भया मर्डर केस हो, या आपका वो 26/11 में जो शूट आउट हो, सम लॉयर्स रश टू कि मैं ग्लैमर ले लूँगा और वो केस ले लूँगा विद एन इंटेंट कि बस ग्लैमर और वो मिल जाए, वो भी गलत है। आप एज अ लॉयर, हर एक को अपने डिफेंस का राइट है, बट अगर वो लॉयर डिफेंस के लिए, जैसे मिस्टर राम जेठमलानी हमारे लेजेंडरी लॉयर हैं, तो वो क्रिमिनल साइड लॉयर केसेस लेते थे, और देखिए उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। स्टेट का काम होता है क्रिमिनल को प्रोसिक्यूट करना, तो स्टेट लॉयर प्रोवाइड करती है, वो खुद करता है, वो पूरा सिस्टम, हाँ पूरे सिस्टम को। और डिफेंड के लिए अक्यूज्ड पर राइट है वो किसी भी लॉयर को चूज करे। तो वो लॉयर की ड्यूटी है कि वो अपनी शिद्दत से जो भी उसके सामने फैक्ट्स है, बिना कोई मेल प्रैक्टिस लगाए किसी को प्रोटेक्ट करे, तो वो प्रोटेक्ट करते हैं। बट राम जेठमलानी अगर ग्लैमर के लिए करने लगे और इन सब चीज़ों के लिए करने लगे, या कोई भी करने लगे, तो वो प्रॉब्लम है। विदाउट द इंटेंट ऑफ डिफेंडिंग और होल्डिंग द लॉ अपराइट अगर आप करेंगे तो वो गलत है। बट बहुत सारे केसेस में ऐसा लगता है ना कि अगर मीडिया नहीं उठाता तो पता नहीं उसमें जस्टिस मिलती या नहीं मिलती। जेसिका तो क्लासिक केस है मेरे ख्याल। बट 97, 2005, 2006 तक तो ठीक था, बट आज जैसे मैंने बताया ना वो सरदार जी वाला केस, आपने तो बहुत इजी, किसी ने जजमेंट पास कर दिया कि ये गलत है।
अभी अतुल सुभाष वाला केस पूरा नहीं हुआ है, अगर उसमें कल वाइफ सही बैठी फिर मैम जेल में रहने में इंसान टूट जाता है। आपकी सोसाइटी आपको आउटकास्ट कर देती है और वो स्टिग्मा आप हमेशा लाइफ लॉन्ग लेके चलते हैं। एक जो क्रिमिनल है, हैबिचुअल क्रिमिनल, उसके लिए बहुत अच्छा है, बट आप में एक नॉर्मल आदमी, उसके लिए जेल जाना, आप सोचिए एक दिन भी रहना, वो जुडिशियल प्रोटेक्ट करती है, इसलिए ये टाइम लग जाता है जो आप कह रहे हैं, क्योंकि हमारा काम है वो रोकना कि वो इनोसेंट आदमी अंदर ना चला जाए। हाल ही में जो नए कानून बने हैं वो थोड़ा सा उनके ऊपर लाइट डाल सकेंगे कि वो क्या हुआ है? देखिए, 3 क्रिमिनल के 3 एक्ट्स, पीनल कोड, प्रोसीजरल कोड और एविडेंस, ये तीनों मिला के क्रिमिनल एक्ट कोड बनाते हैं। तो ये तीनों को ही चेंज किया गया है। एविडेंस एक्ट को भी चेंज किया गया है, प्रोसीजरल कोड को भी चेंज किया गया है, और जो सब्सटेंशियल लॉ है, जैसे उसमें लिखा है कि मर्डर की डेफिनेशन क्या है, थेफ्ट की क्या है, थेफ्ट और रॉबरी में क्या डिफरेंस है, या डिकॉइटी में क्या डिफरेंस है। जैसे वो आपने पहली बार मैंने देखा किसी ने बहुत अच्छी तरह पोर्ट्रेट किया था, मामला लीगल जो शो आया था, कि 5 लोग हैं तो डिकॉइटी है ना, तो गलत चार्ज है, तो वो चार्जेस डिफाइन होते हैं कि किसमें किस सेक्शन में आप इनको चार्ज करेंगे, क्या पीनल प्रोविजंस लगाएंगे। तो वो आईपीसी का काम था, उसको अब बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता कहा गया है। तो वो क्या, बट उसमें उतना चेंज मुझे तो नहीं लगा एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, बट क्या हो सकता था, आई थिंक बहुत लार्ज लेवल पे अगर हम डिस्कशन करते ना, तो ये लॉज बहुत अच्छी तरह से इस्टेब्लिश हो सकते थे। आज आपके पास ऐसी क्राइम्स, ऐसी सिचुएशंस आ रही हैं जो आपने कभी पहले एनविसाज नहीं करी थी। डिजिटल अरेस्ट, यानी कि आप यहाँ से हिल नहीं सकते हैं। मैं आपके माध्यम से एक जानकारी देता हूँ, अगर कोई आपको ऐसा फ़ोन करे तो आप पुलिस वाले से उसका बेल्ट नंबर मांग सकते हैं, दे ऑल, और आइडेंटिफिकेशन मांग सकते हैं। ये जो आप कह रहे हैं ना बेसिक लॉज का अभाव है, ये है, यहाँ प्रॉब्लम है, क्योंकि उनको बेसिक लॉज ही नहीं पता है। ऐसे थोड़ी आपको नोटिस देना पड़ता है पुलिस को कि आप आइए, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कीजिए, प्रॉपर रिटन नोटिस आता है। और महिलाओं के तो और भी कुछ है कि अगर अरेस्ट है तो साथ में एक महिला कांस्टेबल आपको सनराइज डे टाइम में होगा। अब आप डे टाइम में अगर अरेस्ट नहीं करें तो वो अरेस्ट इलीगल है। तो वहाँ तो देखिए ये सारी जानकारी आपको तो ये जो चेंज, रैपिड चेंज है लॉज के ना, ये है। तो चलिए, अब सबसे ज्यादा मैटर इस समय जो खूब हाईलाइट हो रहा है, कंटेंट में गालियां, और एफआईआर तो हो गई भाई एक व्यक्ति के खिलाफ, लेकिन बहुत लोगों ने ये भी कहा कि एफआईआर का कोई मतलब नहीं भाई, एक मॉरल पुलिसिंग हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा आप समझा सकते हैं कि एक तरह की भाषा होनी चाहिए, लेकिन आप उस व्यक्ति को उसकी भाषा के लिए अरेस्ट नहीं कर सकते। तो ये जो पूरा एक विवाद छिड़ा हुआ है, ओटीटीज पर एकदम अनकंट्रोल्ड है, घर में बच्चा क्या देख रहा है लोगों को ये नहीं पता, बच्चे गाली सीख रहे हैं। और सब मेरे जैसे लोगों के लिए प्रॉब्लम ये है कि हम जानते हैं कि गाली हर पीढ़ी में रही है, हमारी आपकी पीढ़ी उससे पहले भी, लेकिन अब थोड़ा नॉर्मलाइज लग रही है, नॉर्मलाइज नहीं बल्कि अब एक स्टेप आगे कि कूल लग रही है कि यू आर कूल इफ यू अब्यूज। लेकिन इस पे जुडिशरी कहीं बीच में आती है क्या, या आ पाएगी कहीं? वहीं आ सकती है जहाँ लॉ होगा। लॉ बनाना पार्लियामेंट का काम है। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने जो इतना कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कह तो दिया, अब इससे तो क्या करे, कोई जेल तो भेज नहीं सकते। कह सकते हैं कि आपने जो किया वो गलत है, और जो उनके खुद के लॉयर ने कहा कि भाई जो कहा उससे हम सहमत नहीं हैं, बट उसके लिए आप जेल थोड़ी भेजेंगे किसी को, है ना। प्रॉब्लम ये है कि उसके लिए आप लॉ लेकर आना चाहते तो पार्लियामेंट से पूछिए कि लॉ क्यों नहीं है। ओटीटी पे सब कुछ अगर अनरेगुलेटेड है तो वो क्यों है, कैसे है? और आप आप ऐप के बारे में बता रहे थे? हाँ, अब जैसे मैं क्या है, मैंने कहा ना लॉ इतनी तेज चेंज होता है। अब आपके पास ऐप्स हैं, उस ऐप्स पे पेड सब्सक्रिप्शन है टू पोर्नोग्राफिक और एरोटिक मटेरियल्स, है ना। अगर आप वो कह रहे हैं बच्चे देख रहे हैं, तो बच्चे बिना क्रेडिट कार्ड और बिना पेमेंट के तो नहीं देख पाएंगे। अब यूपीआई अगर आप देंगे तो, या क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं आप अपने बच्चे को अपना, क्योंकि उनके पास तो नहीं है, तो आपकी भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक मैं आपको सिनेरियो बताता हूँ, ओटीटी पे एक अडल्ट मूवी है सपोज, उसका ओटीटी क्या कर सकता है, अडल्ट सब्सक्राइब कर सकता है। थिएटर में तो थिएटर वाला रोक सकता है कि आप अंदर मत जाइए। ओटीटी में आपका सब्सक्रिप्शन है या मेरा सब्सक्रिप्शन है। हमारे घर पे जो बच्चा है, अगर वो उसको एक्सेस कर पा रहा है, तो इसको गवर्नमेंट, जुडिशरी या पुलिस अथॉरिटी कैसे रेगुलेट करेगी, या इंटरनेट अथॉरिटी कैसे रेगुलेट करेगी? ये तो आपका और मेरा काम है ना रेगुलेट करना। तो ये
हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम पुलिस को, जज को, जुडिशरी को, सबको एक आइसोलेशन में डाल के उनके खांचों में देखते हैं। वो नहीं देख सकते हैं हम। आप ओटीटी पे गालियां हैं, बोल दीजिए। आप ओटीटी पे एक अडल्ट मूवी है सपोज, उसका ओटीटी क्या कर सकता है, अडल्ट सब्सक्राइब कर सकता है। थिएटर में तो थिएटर वाला रोक सकता है कि आप अंदर मत जाइए। ओटीटी में आपका सब्सक्रिप्शन है या मेरा सब्सक्रिप्शन है। हमारे घर पे जो बच्चा है, अगर वो उसको एक्सेस कर पा रहा है, तो इसको गवर्नमेंट, जुडिशरी या पुलिस अथॉरिटी कैसे रेगुलेट करेगी, या इंटरनेट अथॉरिटी कैसे रेगुलेट करेगी? ये तो आपका और मेरा काम है ना रेगुलेट करना। ओटीटी पे एक अडल्ट मूवी है सपोज, उसका ओटीटी क्या कर सकता है, अडल्ट सब्सक्राइब कर सकता है। थिएटर में तो थिएटर वाला रोक सकता है कि आप अंदर मत जाइए। ओटीटी में आपका सब्सक्रिप्शन है या मेरा सब्सक्रिप्शन है। हमारे घर पे जो बच्चा है, अगर वो उसको एक्सेस कर पा रहा है, तो इसको गवर्नमेंट, जुडिशरी या पुलिस अथॉरिटी कैसे रेगुलेट करेगी, या इंटरनेट अथॉरिटी कैसे रेगुलेट करेगी? ये तो आपका और मेरा काम है ना रेगुलेट करना। क्या देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे हैं, है ना। सोसाइटी में क्या जा रहा है उस पर तो आप रोक लगा सकते हैं। अब वो मेरा चॉइस है कि मैं गाली सुनना चाहता हूँ या नहीं सुनना चाहता। सही बात है। आप ये कहें आप सुनेंगे नहीं, तो वो ओवर पुलिसिंग हो जाएगी। फिर वहाँ एक क्वेश्चन आएगा कि कहाँ तक ओवर पुलिसिंग आप अलाउ करेंगे, कहाँ तक कंटेंट पे आप रोक लगाएंगे। फिर आप कहेंगे हम नॉर्थ कोरिया बन रहे हैं। तो ये जो बैलेंस रखना ज़रूरी है ना, वो लेजिस्लेचर को भी बैलेंस भी रखना है। तो बहुत आसान है हमें ये कह देना कि वो लॉ ले आइए आप और सब रोक दीजिए, बट वो लॉ का मिसयूज भी तो हो सकता है ना। कल पुलिस अथॉरिटी फिर किसी को भी अरेस्ट करेंगी। तो आपको लगता है रणवीर अलाहाबादी समय रैना का जो केस है वो लीगली कोई ग्राउंड होल्ड नहीं करता? मतलब नहीं कर सकता मॉरली है, कर सकता है। मैम। दो तरह के लॉज होते हैं, जनरल लॉज होते हैं। जनरल लॉज इतने ब्रॉड होते हैं, उसमें आप कुछ भी ला सकते हैं। ऑब्ससिनिटी, पब्लिक न्यूसेंस, कुछ भी वो सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन वाले में ला सकते हैं। ठीक है। स्पेसिफिक लॉज होते हैं जो उन सिचुएशंस पे डील करते हैं। लेकिन वो लॉज अगर आप लेके आना चाहें तो उनकी इम्प्लीमेंटेशन पे भी तो वर्किंग करनी पड़ेगी ना। जो हमने कहा ना कि आपके पास जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, तो एग्जीक्यूशन कैसे करे? ले आते हैं लॉज। बहुत ही आसान है लॉज लाने में। क्या है, आप ड्राफ्टिंग कमेटी बिठाइए, ब्यूरोक्रेट्स बैठेंगे, थोड़े लॉयर्स बैठेंगे, पुराने एकेडमिशियंस बैठेंगे, वो कुछ लॉ ले आएंगे। और ऐसा नहीं है लॉ नहीं है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में सब है कि ऑब्ससीन मटेरियल एक्ट, ये वो सब कुछ है। क्यों नहीं है? बिल्कुल है। बट ये भी तो आपको एक समझना पड़ेगा, एक मापदंड, कि ओटीटी पे सब्सक्रिप्शन सिर्फ अडल्ट्स ले सकते हैं। फेसबुक सिर्फ अडल्ट्स बना सकते हैं अकाउंट, या इंस्टाग्राम अगर बच्चे का है तो बच्चा फेक कर रहा है उसको। वो क्या, या वो पेरेंटल गाइडेंस कंट्रोल क्यों नहीं है? या कोई आप ऐसा ऐप लेके आइए कि वो रीड करे कि बच्चे का फ़ोन है। जहां हमने वो किया तो आप कहेंगे प्राइवेसी इन्फ्रिंज हो रही है, फिर वो एक अलग डिबेट शुरू हो जाएगी। आज अगर आप यूट्यूब कर रहे हैं, आप इंस्टाग्राम पे जिस तरह का कंटेंट बन रहा है ना, और क्या वो क्वेश्चनेबल नहीं है? और जिस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए जो हम प्रमोट कर रहे हैं, क्या वो क्वेश्चनेबल नहीं है? इतना वायलेंस, इतना वल्गैरिटी, जो आज से पहले वाली हम, इनफैक्ट टू माई जनरेशन, आई एम क्वाइट यंग, माई जनरेशन हैज नॉट एनविसाज्ड। सो इज दैट नॉट अ प्रॉब्लम? सो हाउ विल यू रेगुलेट इट? द आंसर इज दैट it has to be regulated by the parents, schools and the law making authorities, all of them together. और अब छोड़िए, आप हमारी इंडस्ट्री रेगुलेट करें, हॉलीवुड की इंडस्ट्री कैसे रेगुलेट करेंगे आप? वहाँ क्या बन रहा है? वहाँ का तो सब कुछ एक्सेसिबल है। जो मैं आपको ऐप्स के बारे में बता रहा था, वो ऐप में आज के टाइम में अगर आप जाएं, सब्सक्रिप्शन लें, तो आप किसी भी तरह का इरोटिक मटेरियल आप देख सकते हैं, विच इज़, और वो कितना एक्सेसिबल है आप सोचिए। एंड इट हैज अ सब्सक्रिप्शन रेंजिंग ऑफ 5 रुपीज़ to 500 रुपीज़ टू माई नॉलेज। एंड इज इट नॉट अ प्रॉब्लम? India is the highest consumer of pornographic material in the world today. Highest content on the internet is of pornographic material. How to stop it? तो मैम, I don't think कोई तरीका, pornographic material is much more dangerous than what गाली गलौज वाला आप जो कह रहे हैं, है ना। और फिर वो आता है फंडामेंटल राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कि भाई ये मेरा एक्सप्रेशन है, मैं सुनना चाहता हूँ ऐसा जोक्स, जैसे डार्क ह्यूमर की कैटेगरी में है ये। तो आप मेरे को नहीं सुन रहे, आप मेरा राइट टू लाइफ और राइट टू एक्सप्रेशन इन्फ्रिंज कर रहे हैं। तो हर तरह को बैलेंस में लाना पड़ेगा मैम। इट्स नॉट दैट इजी।
Are you happy being a lawyer, Aditya ji? Yeah, there are days of frustrations. See, this is a profession which I love. Oh, है ना? So for me it's a different thing. I do it because I love it. and you're a first generation. I'm a first generation lawyer. और वो कहते हैं ना कि अगर if you love your work तो आपको फिर आपके लिए वो काम नहीं रहता है. तो मेरे लिए वो काम है ही नहीं. मैं यहाँ आता हूँ और it's my unwinding of a day. Plus the office which we run, it was started by two friends, I and my founding partner. और जो आपका दूसरा क्वेश्चन है ना, अब ना वो सेटिस्फैक्शन मिलती है दूसरे की हेल्प करने में. क्योंकि पहले जब हम थे फर्स्ट जनरेशन मिडिल क्लास, तब हमारा था कि भाई दिस एंड इट वाज अ ब्रेड एंड बटर फॉर अस. सो आफ्टर वी हैड द एंटायर बुफे, तब हमें लगता है कि यार नाउ वी शुड गिव बैक टू द सोसाइटी एंड डू समथिंग एज अ ड्यूटी. एक बात बताइए, ऑन अ लाइटर नोट, बात होती है ना कि ये जो वकील हैं, ये इनकी एक हियरिंग, एक बार जाते हैं कोर्ट में और इतना लाख का इनका चेक आता है. व्हाट इज लाइक द टॉप हाईएस्ट फीस इन इंडियन कोर्ट फॉर एक? जनता सुन नहीं पाएगी. बताइए ना, इसीलिए पूछा. और क्या आप वकील का नाम बता पाएंगे? नहीं, मैं बता सकता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप देखिए, मैं बताऊँगा, जो भी अच्छे लॉयर्स होते हैं ना, वो जिस रेंज में कमाते हैं पर डे, वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं आप, है ना. इनफैक्ट अगर मैं आपको हमारी जो टर्नओवर हम अपना बताएंगे तो आप कहेंगे क्या कर रहे हैं ये लोग, है ना. इन वन मैटर, शायद ये चौटाला वाला मैटर था, मिस्टर राम जेठमलानी वाज चार्जिंग 1.25 करोड़ पर हियरिंग. दिस इज 10 years ago, है ना. And today also there are good seniors who are charging 25 lakh rupees, 20 lakh rupees, 12 lakh rupees, 15 lakh rupees पर हियरिंग. एक हियरिंग, कई और हियरिंग 30 सेकंड चलती है. कल हमारी हियरिंग्स थी, इसमें वी पेड सीनियर्स a good amount 5-6 lakh rupees for one hearing. We had engaged them for a matter. That hearing lasted I think 10 seconds. He came, he stood. नहीं, उसने कहा ठीक है, issue notice, admit the matter. सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसके लिए हमें 6 लाख रुपीस दिए, वो हियरिंग है. और ऐसी कई ऐसे हैं जिनकी सपोज आपकी 10 लाख रुपए पर हियरिंग है, आपकी 10 हियरिंग है एक दिन की, मंडेज एंड फ्राइडेज की, तो ये तो 1 करोड़ रुपया हो गया, है ना, ऑन वन डे. सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग. बट उसका दूसरा साइड भी है कि यही लॉयर्स हैं जो बहुत सारा प्रोबोनो केसेस भी करते हैं. यानी कि जिनके पास पैसे नहीं हैं या जो बहुत ज़रूरतमंद है, स्टूडेंट्स का केस होता है, ह्यूमन राइट्स का होता है, तो वो प्रो बोनो भी करते हैं. बट कॉर्पोरेट से तो हम चार्ज करेंगे ही, है ना. लेकिन आम आदमी तो भी सोच भी नहीं सकता. आम आदमी के लिए लिटिगेशन अनफॉर्चुनेटली बहुत मुश्किल है, बहुत एक्सपेंसिव है. अच्छे लॉयर्स, बिकॉज क्या है, वो एक बहुत अच्छा मूवी था राज बब्बर का, तो वो जाके ना हथौड़ा मारता है मशीन पे, वो सही हो जाती है. वो कहता है कितने रुपए, बोलता है 100 रुपये. इट्स ओल्ड मूवी, सेट 100 रुपये. कहता है 1 रुपये का, 1 रुपया तो हथौड़ा मारने का है, 99 रुपये इसलिए कि मारना कहाँ है ना. तो दैट इज़ द आर्ट ऑफ अ लॉयर. ही नोज व्हाट टू से एंड व्हाट नॉट टू से. हमारे साथ कई बार ऐसे क्लाइंट होते हैं जो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कहते हैं सर अब ये नहीं कर, क्योंकि हम नहीं कर सकते. हमें पता है कि यहाँ ये कर दिया, ऊपर वाला कोर्ट ओवरटर्न कर देगा, तो ये केस तो चल रहा है, ऊपर जो आपको खर्चा होगा 4-5 साल वहाँ लड़ना पड़ेगा. आदित्य जी के लिए ना मैं हर बार सोचूं अब ये लास्ट क्वेश्चन, बट आजकल देश में इतना कुछ हो रहा है और सोशल मीडिया की वजह से सब कुछ हाईलाइट हो जाता है. मैं बहुत छोटे में आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी, जो बहुत हल्ला हुआ था पुणे में, जो एक्सीडेंट रोड वाला केस था, उसमें जब जज ने जुवेनाइल को 300 वर्ड ऐसे लिखने की सज़ा दी थी, कितना मजाक बना था, कितना एक मतलब सबको उसके साथ एक शेम जुड़ गई थी. व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन. आई एम नॉट इन, मैं एग्रीमेंट में नहीं हूँ जो उसने किया. क्यों किया मुझे भी नहीं पता. बट आई थिंक जो आपने जुडिशरी को भी अब ट्रेनिंग की ज़रूरत है, तो उनको भी समझना कि हम मैसेज क्या दे रहे हैं. क्योंकि देखिए, लॉ तो बनाया है पार्लियामेंट ने, लेकिन जो फेस है उस लॉ का वो जुडिशरी और है. तो जो वो मैसेज देगी ना, वो पूरी दुनिया में जाएगा. कई जगह सोशलिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इन सिचुएशंस में है. क्योंकि अगर आप किसी चीज को रिडिकुलाइज कर देंगे, जैसा आपने कहा वो रेप केस में ब्यूटीफुल गर्ल उसने बोला, या इसमें ये ऐसे लिखा, तो वहां पर मामले की गंभीरता. और उसके लिए क्या है ना, लॉ पे आप ट्रेन कर सकते हैं जज को, सिर्फ लॉ पे ट्रेनिंग जरूरी नहीं है, इन सिचुएशंस पे भी ट्रेनिंग होनी चाहिए, है ना. तो जो ऐसे वाली बात है वो गलत है. और आई थिंक ये लोअर जुडिशरी को हमें ट्रेन करना पड़ेगा
कि क्या चीज़ कहा जाए, क्या-क्या नहीं कहा जाए। बट ये तो हाँ, ये तो पनिशमेंट था तो एक मतलब हाँ। और जिस बच्चे का एक वीडियो है कि वो बार में कहाँ पे वो लोग शराब पी रहे हैं सब, आप उनसे ऐसे लिखवा रहे हो मतलब। अब मैम क्या करें, लॉज़ ही नहीं है, क्या करें उनका बताइए आप। जुवेनाइल है वो शराब पी रहा है, जेल तो मैं भेज नहीं सकता, लॉ तो नहीं बना सकता ना एज अ जज। उसको बैठ के ये थोड़ी कह दूंगा कि इसको 2 दिन जेल में डाल दो, इसको क्या, या कॉलेज से इसको रेस्टिकेट कर दो। व्हाट कैन आई डू एज अ जज? तो उस जज को उस मोमेंट पे वो जजमेंट आया कि 300 बार लिख दो, विच वॉज वेरी किडिश, बट उसको बेटर वे में डील। बट आप ये भी समझिए ना, जब लॉ ही नहीं है तो मैं जज एज अ जज क्या पनिशमेंट दूंगा। आखिर में आदित्य जी, जो हम लोग लगातार एक बात कर रहे हैं कि जागरूकता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, एंड वी गो बैक टू द आपका स्पेशलाइजेशन कि करीब 1 लाख लोगों को, होम बायर्स को आप मदद कर रहे हैं। तो होम बायर्स और कंज्यूमर, कई बार क्या होता है कोई चीज खरीदी, कुछ हम परेशान हुए एज अ कंज्यूमर, फिर लगता है कौन जाए, अब इतने से पे कौन लड़े, हर समय एक ये होता है कौन लड़े, है ना। तो आप कुछ बेसिक चीजें जो हमारे व्यूअर्स को आप अपनी तरफ से कहना चाहें, स्पेशली इन 2 चीजों के लिए। देखिए मैम, पहली बात तो ना, छोटी अगर आपको कोई चीज़ गलत लग रही है, आज के टाइम में आपके पास गूगल है, व्हाट्सएप, गूगल है, आपके पास इंटरनेट है, तो आप इसको चेक कर लीजिए, आपको उसका आंसर मिल जाएगा कि वो सही है या गलत है। आपके इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, उसको गलत माध्यम में यूज़ करती है जनता, बट अच्छी तरह यूज़ कीजिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। गवर्नमेंट ने अपनी स्कीम्स निकाली हुई हैं, कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री ने, जागो ग्राहक जागो, तो आप उस पर भी जा सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ला सकते हैं। दूसरा बात, देखिए वकील से सलाह ले लीजिए आप। मेरा ये मानना है, जैसे आप डॉक्टर से किसी बीमारी में छोटी सलाह ले लेते हैं ना, ऐसे वकील से सलाह ले लीजिए। अगर आप कोई चीज़ साइन कर रहे हैं, एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो प्लीज़ दिखा लीजिए कि वो सही है या गलत है, क्योंकि अगर जब आप साइन कर देंगे और पैसा दे देंगे तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, तो वो फिर उसके बाद उस पर एक्ट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो 2 मेरे आपको राय दूंगा, अगर आपको कुछ चीज़ इनहेरेंटली गलत लग रही है तो आप थोड़ा रिसर्च कर लीजिए। दूसरा, अगर आप कुछ डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं, कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप वकील को अपना एग्रीमेंट पढ़ा दें, या थोड़े उस पर पैसे खर्च कर लीजिए, ड्यू डिलिजेंस करा लीजिए, ताकि आपके राइट्स प्रोटेक्टेड रहें। थैंक यू सो मच आदित्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। एंड एक चीज़ मुझे कहनी पड़ेगी इनके लिए, बहुत बेबाकी से आपने सारे सवालों के जवाब दिए, कहीं पर भी कोई हेजिटेशन नहीं दिखा मुझे, सो दैट्स समथिंग टू बी अप्रिशिएटेड। कुछ छोटे से तोहफे हम आपके लिए हमारी तरफ से, ये आपके हम डेथ के लिए लेकर आए हैं। थैंक यू सो मच। ये मैं इसको यही अपने पास रखूँगा, श्रीनाथ जी के पास। थैंक यू सो मच। ये एक जिंदगी विद रिचा की तरफ से आपके लिए मग है। थैंक यू सो मच। और ये एक बड़ा अच्छा प्रोडक्ट हम लोगों ने अपना निकाला है अपने सब गेस्ट के लिए, कि आजकल हम लोग बहुत बात करते हैं ना मेंटल हेल्थ, उसके लिए ग्रैटिट्यूड की। तो हमने ग्रैटिट्यूड डायरी बनाई है कि पीपल शुड जस्ट राइट अ पेज एवरी इवनिंग कि तेरा शुक्रिया जिंदगी क्यों किया, आई थैंक यू जिंदगी बिकॉज़। लोग पढ़ना भूल गए हैं, आप लिखने लिखवा रहे हैं आपसे, देखिए। आई थिंक पीपल शुड स्टार्ट रीडिंग अगेन, है ना। हाँ। तो हम ये अपने सब गेस्ट को देते हैं कि आप लिखिए